सो हेलो 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 गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है हमारे इस लेक्चर के अंदर में। अभी तक मैं वीडियो वीडियो बोलता था, लेकिन ये एक प्रॉपर लेक्चर होगा सर, जिसके अंदर हम लोग वन शॉट आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एक्ट जो है पूरा का पूरा यहाँ पे कवर करने वाले। ट्रस्ट मी गाइस, मैंने इसमें जो है बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाया है, बहुत ज़्यादा मेरा टाइम लगाया है। पूरे पूरे मैंने मॉड्यूल को उठा करके पूरा पूरा एक एक वर्ड डिटेल में मैंने यहाँ पे रिसर्च किया, उसका मतलब समझा है, और उसके समराइज नोट्स मैंने खुद से, आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे, मैंने इधर हैंड रिटन जो है बनाए हुए एक एक चीज़ का। सर इस नोट्स के अंदर आपको मैंने जो है मतलब लिख के दिया है ग्रीन कलर के अंदर। अगर आप देखोगे, जैसे नोट्स आपके स्क्रीन पे है तो ग्रीन कलर के इसमें जो भी आप चीज़ें देखोगे वो मैंने मीनिंग वहाँ पे जो है लिखा हुआ है एकदम सिंपल लैंग्वेज में, जो कि आपको समझ में आ जाएगा। हमेशा सर जितनी बार भी मतलब लाइक मैंने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स को करने का सोचा था इससे पहले, तो मैं छोड़ देता था, मतलब बुक खोलता था, देख लेता था कि ये क्या है इसके अंदर, तो कुछ समझ में नहीं आता था, बुक बंद करके वापस अंदर रख दो। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना इसको जो है अपन जो है एक ऐसा चैलेंज ले और उसको पूरा का पूरा कवर करे। तो मैंने यहाँ पे पूरे नोट्स यहाँ पे समराइज वे में खुद से लिख करके बनाए हुए मॉड्यूल को रिफर करते हुए। एंड ये काफ़ी ज़्यादा वेटेज कैरी करता है, ऑलमोस्ट 15 to 20 मार्क्स के लिए सर आपको ये इंस्टीट्यूट ने इसका वेटेज रखा है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके वेटेज को नज़र रखते हुए मैंने सोचा कि भाई इसको कवर कर ही देते। तो बस यही रहा सर आपका वीडियो, इसके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ। प्लीज़ इसको जो है इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो आपका जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स को देखने का नज़रिया है वो पक्का मैं बदल दूंगा। एंड चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सिंपल वे में मैंने यहाँ पे आपको जो है इसके अंदर लिखी हुई है, मैं भी आपको समझाऊंगा, वही काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी मैं दूंगा, तो आपको समझने में कंसेप्ट को काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। एंड बस आप पेशेंस रखना थोड़ा सा, कई जगह पे आएगा, लगेगा आपको कि यार ये क्या लैंग्वेज बोली जा रही है, बट मैं उसके सारे सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हो ग्रीन में मैंने लिखे हुए, तो आपको कोई टेंशन नहीं आएगी। बस थोड़ा सा टाइम देना, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, इस वीडियो के नीचे मेरे को, जब आप पूरा ये लेक्चर पूरा देख लोगे तो उसके बाद मेरे को इसके नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका इसको देखने का नज़रिया बदला कि नहीं बदला। लेकिन उसके लिए आपको पूरा का पूरा ये लेक्चर को शांति से मेरे साथ अटेंड करना होगा। तो बस पेशेंस बनाए रखना। एंड अभी अपन जो है स्टार्ट करते हैं। वन शॉट पूरा का पूरा इसी के अंदर मैं कवर करवा दूंगा। टारगेट है 1 घंटे के अंदर अपन जो है पूरा का पूरा समझ लेंगे, और एकदम दिमाग में आपके ये एक्ट बैठ जाएगा, आप टेंशन मत लेना। बस मेरे साथ मैं अभी इस लेक्चर को शुरू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि कैसे इसके अंदर चीज़ें होने वाला है। अगर मैं बताता हूँ तो मैं इसमें कुछ भी जल्दबाजी में आपको चीज़ें नहीं समझाऊंगा, एक एक चीज़ें मैं आपको आराम से भी समझाऊंगा, तो टेंशन मत लेना। बाकी इधर ओवरव्यू की अगर मैं आपको बात करूँ तो ओवरव्यू के अंदर कैसे रहेगा, तो सबसे पहले इसके अंदर कुछ डेफिनेशन इन्होंने बताई हुई है, ज़्यादा नहीं, 4 ही डेफिनेशन है। वो 4 डेफिनेशन अपन पहले देख लेंगे। उसके बाद हम लोग इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन का मतलब समझेंगे, जो कि एक्ट का नाम है इंटरप्रिटेशन, उसका मतलब समझेंगे। और एक चीज़ होती है कंस्ट्रक्शन, उसके साथ उसका डिफरेंस बिटवीन हम लोग देखेंगे। फिर इस इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन के कुछ रूल्स रहते हैं, कुछ 6-7 रूल्स है, वो रूल्स देखेंगे। एंड रूल्स के बाद सर हमको कुछ एड्स पढ़ने पड़ेंगे। इंटरनल एड्स करके चीज़ें होती है और एक्सटर्नल एड्स करके चीज़ें होती है, वो भी अपन लोग समझेंगे। जैसे कि अगर अपने को किधर जख्म हो जाता है तो अपन क्या करते हैं, फर्स्ट एड लगाते हैं वहाँ पे। तो वैसे ही सर अगर अपन इंटरप्रिटेशन करते वक्त कोई भी चीज़ पे किधर भी अटकते तो अपने को भी जो है एड्स देखने को मिलेंगे उसके, तो वो यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन आता है, वो आता है स्टैट्यूट का डेफिनेशन। तो अगर आप एक कॉमन मैन को बोलोगे कि भाई स्टैट्यूट क्या है, तो वो बोलेगा भाई लॉज एंड रेगुलेशन है और कुछ नहीं। लेकिन अपने लिए सर, अपन सी ए स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा डेफिनेशन अलग सा हो जाता है। इंडिया के अंदर सर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन रहता है आपको प्रोवाइड करता है फॉर पासिंग ऑफ बिल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रोवाइड करता है कि भाई आप बिल को पास करो लोकसभा एंड राज्यसभा में। उसके बाद उसको सर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का असेंट मिलेगा। जब उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का असेंट मिल जाएगा, तब वो सर फाइनली जो है आपका जो है एक्ट जो है बन जाएगा। एंड आपका जो है एक्ट जो है पास बाय पार्लियामेंट बन जाएगा, और उसको आप स्टैट्यूट भी बोल सकते हो। एक बार देख लेता हूँ, रिकॉर्डिंग अच्छे से चल रही है, हाँ। तो यहाँ पर से सिंपल लैंग्वेज में आपको मैंने बताया था, मैं चीज़ें समझाऊंगा। तो ग्रीन कलर में आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अ रिटर्न लॉ पास बाय लेजिस्लेटिव बॉडी। तो ये लेजिस्लेटिव बॉडी क्या है सर, कुछ नहीं सर, ये लोकसभा राज्यसभा, ये आपकी लेजिस्लेटिव बॉडी होती है। तो इनके द्वारा पास किया गया जो भी लॉ रहता है उसको हम लोग स्टैट्यूट बोलते हैं, सिंपल सी बात है सर। उसके बाद हम लोग आए थे डॉक्यूमेंट के ऊपर में। डॉक्यूमेंट अगर आपको याद होगा तो सर जनरल क्लॉज एक्ट भी डॉक्यूमेंट का एक अलग सा डेफिनेशन देता है हमको। तो वो सेम डेफिनेशन यहाँ पर भी उन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है। तो अगर आपने जनरल क्लॉज एक्ट अभी तक किया हुआ नहीं है तो उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका। तो वो आप देख लेना, वहाँ पे भी एक डॉक्यूमेंट का डेफिनेशन होता है। बेसिकली डॉक्यूमेंट बोले तो ये एक पेपर होता है या फिर कोई भी अदर मटेरियल थिंग होता है जो कि आपको इन्फॉर्मेशन देता है, प्रूफ देता है या फिर एविडेंस देता है। एज पर सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट अगर हम लोग देखें तो डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर expressed or described upon any substance by means of letters,
figures or marks or by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording a matter. In short सर, कोई भी आपको मैटर को रिकॉर्ड करना है, आप उसको लेटर्स में, फिगर्स में, मार्क्स में, किसी में भी रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड ये आप जो है सर आपके एविडेंस के लिए, प्रूफ के लिए वगैरह जो है रख सकते हो। तो जनरल क्लॉज एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन दी गई थी उसके अराउंड ही सिमिलर ये डेफिनेशन इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर भी दी हुई है। तो आप लोग को एक बार बस इसको देख लेना है। इसके अंदर कुछ, मेरे को नहीं लगता अभी तक आपको कुछ भी ऐसे बाउंसर जा रहा रहेगा, और कुछ भी बाउंसर नहीं जाएगा। बस एंड तक आप पेशेंस के साथ मेरे साथ बने रहना है इस वीडियो में, आपको जो है सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आते हैं इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम लोग देखते हैं तो ये एक फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट होता है विच क्रिएट्स और कन्फर्म्स द राइट और रिकॉर्ड्स ऑफ फैक्ट, जो कि एक राइट को कन्फर्म करता है, फिर एक फैक्ट को रिकॉर्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीमेंट, डीड, चार्टर और रिकॉर्ड हैविंग लीगल इफेक्ट ईदर एज क्राइटेरिया, ईदर एज क्रिएटिंग अ राइट और लाइबिलिटी और एज अफोर्डिंग एविडेंस ऑफ इट। बेसिकली यार सर ये एविडेंस हो गया, या फिर कोई राइट या फिर लाइबिलिटी को जो है ये क्रिएट करता है। एग्रीमेंट, डीड्स, चार्टर वगैरह इसके एग्जाम्पल रहते हैं इंस्ट्रूमेंट के। तो ये सर इसका डेफिनेशन, और तो कुछ इसके अंदर है नहीं। डेफिनेशन सर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब नॉर्मल से डेफिनेशन से आपको ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, समझ में नहीं आएगा। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, डीड के बारे में देख रहे हैं तो इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग परपोर्टिंग टू इफेक्ट सम लीगल डिस्पोजिशन। ऑल डीड्स आर इंस्ट्रूमेंट्स बट नॉट वाइस वर्सा, मतलब कि नॉट ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर डीड्स, मतलब सारे डीड्स आपके इंस्ट्रूमेंट है लेकिन सारे इंस्ट्रूमेंट आपके डीड्स नहीं है। बस सर इन्होंने दो ही लाइनें डीड्स को लेकर के लिखी हुई है। इसी के साथ हमारे डेफिनेशन मैंने आपको बताया था सर, 4 ही डेफिनेशन है, तो वो यहाँ पर खत्म होते हैं। अब उसके अंदर हम लोग नीचे आगे देख लेते हैं हमारा। तो मेन पार्ट सर यहाँ से शुरू होता है आपका इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन। पहले अपन इंटरप्रिटेशन को समझेंगे, फिर अपन कंस्ट्रक्शन को समझेंगे। ये जो नोट्स है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप लोग उनको रेफर कर सकते हो। बहुत मेहनत से सर एक एक चीज़ डिटेल में मैंने पढ़ के बनाया हुआ है, तो इसको सर आप ज़रूर से रेफर कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। सबसे पहले सर इंटरप्रिटेशन को समझ लेते हैं हम लोग। इंटरप्रिटेशन क्या है? तो इंटरप्रिटेशन सर कुछ नहीं है, एक प्रोसेस है बाय विच कोर्ट सीक्स टू असर्टेन द मीनिंग ऑफ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मतलब क्या सर? ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव पावर टू मेक और चेंज द लॉ, यानी कि सर आपके लॉ मेकर, सिंपल भाषा में बोलो तो सर आपके लॉ मेकर्स को ये लोग लेजिस्लेचर बोलते हैं। तो आपका सर आपका ये एक ऐसा प्रोसेस है इंटरप्रिटेशन, जहाँ पे सर आपका कोर्ट जो है, कोर्ट सीख करता है टू असर्टेन द मीनिंग ऑफ लेजिस्लेचर थ्रू द मीडियम ऑफ वर्ड्स इन विच इट इज़ एक्सप्रेस। तो जो भी सर वर्ड्स के अंदर लेजिस्लेचर ने चीज़ें लिखी गई है, बस कोर्ट उसका मीनिंग जो है एसर्टेन यहाँ पे करता है। प्रोसेस बाय विच रियल मीनिंग ऑफ एन एक्ट एंड इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर इन इनैक्टिंग इट इज एसर्टेन। जो इंटेंशन से सर लेजिस्लेचर ने वो एक्ट लिखा, बस अब उस इंटेंशन को यहाँ पे इंटरप्रेट करते हो, उस इंटेंशन को यहाँ पे समझते हो, कोर्ट समझता है सर। यूज टू रिजॉल्व एनी एम्बिग्यूटी इन स्टैट्यू। कोई भी स्टैट्यू के अंदर अगर आपको एम्बिग्यूटी मिलती है तो आप उसका इंटरप्रिटेशन करो, आप उसको समझो, उसके इंटेंशन को समझो, क्या किस इंटेंशन के साथ लेजिस्लेचर ने उसको चीज़ को वहाँ पे लिखा था, तो आपको सर वहाँ पे जो उसकी एम्बिग्यूटी है वो रिजॉल्व हो जाएगी। इसके बाद हम लोग आते हैं सर कंस्ट्रक्शन के ऊपर। कंस्ट्रक्शन के अंदर अगर आप देखोगे राइट साइड में, तो पहला पॉइंट आता है यहाँ पे, यूज टू डिटरमाइन ट्रू मीनिंग और इंटेंशन ऑफ इट्स फ्रेमर्स, यानी कि लॉ मेकर्स का जो भी ट्रू इंटेंशन था या फिर जो भी उसका ट्रू मीनिंग था, हम लोग यहाँ पे उसको डिटरमाइन करते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर। समवट इंटरप्रिटेशन के जैसे ही है, बट इसके अंदर थोड़ा सा आप और डीप एनालिसिस करते हो कंस्ट्रक्शन के अंदर, समझेंगे। दूसरा पॉइंट अगर अपन पढ़े तो, इन्वॉल्व्स ड्राइंग कंक्लूजन बियॉन्ड द एक्चुअल एक्सप्रेशन यूज्ड इन द टेक्स्ट एंड द कंटेक्स्ट इन विच द लॉ वाज मेड। किस कंटेक्स्ट में लॉ को बनाया गया था, आप पूरा का पूरा उसके अंदर जो एक्सप्रेशन होता है उसके भी बियॉन्ड जाते हो, मतलब बेसिकली जो भी चीज़ें लिखी गई है उसके अंदर, आप उसको भी थोड़ा एक स्टेप बियॉन्ड जाकर के चीज़ों को सोचते हो कि क्या ये थोड़ा सा इसके अगर अपन डीप जाके देखें तो क्या ये इस पर्सपेक्टिव से लिखा गया था क्या, मतलब मल्टीपल चीज़ें आप इसके अंदर देखते हो थोड़ा सा, और एकदम मतलब पूरा कुरेद देते हो उसको अंदर तक, समझ रहे हो सर। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर सर आप थोड़ा सा डीप एनालिसिस करते हो, और इंटरप्रिटेशन के अंदर आप ऊपर से इसे समझ लेते हो कि क्या उसका रियल मतलब था एंड किस इंटेंशन के साथ उसने लिखा रहेगा। बस आप इंटरप्रिटेशन के अंदर इतना समझो कि वो थोड़ा सा ऊपर से देखा जाता है, ऊपर से किया गया काम है, और कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा एकदम डीप एनालिसिस आप जो है करते हो। डिफरेंस बिटवीन अगर अपन बात करें तो प्रॉपर अगर अपन साइड बाय साइड डिफरेंस बिटवीन के ऐसे कुछ पॉइंट्स भी उधर उन्होंने मॉड्यूल के अंदर दिए हुए थे। तो सबसे पहले इंटरप्रिटेशन की अगर बात करें तो इंटरप्रिटेशन के अंदर आप असर्टेन करते हो आपके जो मीनिंग होता है आपके वर्ड्स का, उसको आप असर्टेन करते हो, एंड ट्रू सेंस इन विच ऑथर इंटेंडेड इट टू बी अंडरस्टूड। किस ट्रू सेंस में ऑथर आपको चाहता था कि आप उस वर्ड्स को समझो, उसके अंदर हम लोग जो है इंटरप्रिटेशन में जो है उस चीज़ को समझते हैं। वेयर कोर्ट्स इंटरप्रिटेशन का ही पहले मैं सारे पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ दे रहा हूँ, एंड उसके बाद आपको जो है
अपन कंस्ट्रक्शन का पॉइंट सारे समझेंगे। वेयर कोर्ट्स अधीर्स टू द प्लेन मीनिंग ऑफ लैंग्वेज यूज्ड बाय लेजिस्लेटर, जो भी प्लेन मीनिंग आपकी निकल के आती है, जो भी लैंग्वेज आपके लेजिस्लेटर ने यूज़ किया हुआ, जो भी आपके लॉ मेकर्स ने यहाँ पे लैंग्वेज यूज़ किया हुआ है, उसकी जो भी प्लेन मीनिंग निकल के आती है, कोर्ट बस उसको सिंपली मान लेता है कि हाँ भाई इसका ये मतलब है, ठीक है, मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता है कोर्ट, बस इतना ये मतलब निकल के ओके ये इसका मतलब है, खत्म। और कंस्ट्रक्शन के अंदर थोड़ा आप सोचते हो कि अच्छा ये इसका मतलब हो सकता था क्या, अगर इसका ये मतलब है तो फिर इसका मतलब फिर ऐसा भी हो सकता था क्या, ये नहीं हो सकता क्या, तो उसके अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आप देखते हो, उसके अंदर कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं देखते हो, जैसे उसने वहाँ पे बात लिखी हुई है उसको ही आप उसका जो भी प्लेन मतलब निकलता है उसको आप लेके समझ लेते हो। तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन का बस वही है सर, ऊपर ऊपर से आप समझ लो, आपको जितना समझ में आता है इंटरप्रिटेशन आपका हो गया। कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा डीप जाओ, डीप समझो उसको, तो आपको जो है आप बोलोगे कि आप क्या कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। तो यहाँ पे जो इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्रिटेशन कब आप यूज़ करते हो, तो आपको कोई भी एम्बिग्यूटी अगर स्टैट्यू के अंदर मिलती है कि कोई भी एक बात का कोई दो तीन मतलब अलग अलग निकल रहे हैं, तो एम्बिग्यूटी आ रही है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए आप इंटरप्रिटेशन करते हो। हेल्प टू फाइंड ट्रू सेंस ऑफ वर्ड, जो भी वर्ड वहाँ पे लिखे गए हैं उसका आप ट्रू सेंस जो है पता कर पाते हो। तो ये इसके जो है दो इंपॉर्टेंस हो गए कि आपको जो है एम्बिग्यूटी रिजॉल्व करने में मदद करता है, एंड साथ साथ आपको जो है ट्रू सेंस होता है आपके वर्ड्स का उसको फाइंड आउट करने में मदद करता है। अब आ जाते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन के ऊपर पे। तो कंस्ट्रक्शन क्या करता है, तो ड्राइंग ऑफ कंक्लूजन फ्रॉम स्टैट्यू दैट लाई बियॉन्ड द डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स यूज देयरइन, ऊपर भी हमने ये बात कही थी, नीचे भी उन्होंने डिफरेंस बिटवीन में ये बात कही हुई कि आप जो डायरेक्ट एक्सप्रेशन वहाँ पे वर्ड्स के किए गए उसके भी बियॉन्ड जाकर के आप जो है सोचते हो और कंक्लूजन निकालने की ट्राई करते हो कि फाइनली मतलब आप काफ़ी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हो कि इसका ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, एंड फाइनली आप फिर एक कंक्लूजन पे पहुंच रहे हो, हाँ ठीक है मैंने इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ देख ली, आखिर में जाकर इसका ये मतलब निकल के आता है, इसको करते हैं डन। तो आप मतलब उतना डीप जाते हो वहाँ पे, इधर आप कुछ भी डीप नहीं जाते हो, हाँ ये एक मतलब निकल के आया ओके, कोई और पॉसिबिलिटी नहीं देखनी अपने को, कोई और इंटेंशन उसका नहीं देखना है, जो भी है बस ये इंटेंशन, जो भी प्लेन मतलब निकल के आता है वही आप इधर जो है इंटरप्रिटेशन के अंदर मान लेते हो। कंस्ट्रक्शन के अंदर थोड़ा आपका वही कंक्लूजन निकालने के लिए आप काफ़ी सारे एनालिसिस करते हो अपने। वेर द कोर्ट डिसाइड्स वेदर द वर्डिंग वाज, एक सेकंड, हाँ, वेर द कोर्ट डिसाइड वेदर द वर्डिंग वाज मेंट टू कवर द सिचुएशन बिफोर द कोर्ट, यहाँ पे आप लोग कंस्ट्रक्शन के अंदर ये देखते हो कि क्या वो वर्ड्स को इस तरीके से लिखा गया था कि भाई मतलब कोर्ट तक तुम आओ ही मत, आपस में मैटर सुलझा लो, या फिर वो उस वर्ड्स को ये लिखा गया इस इंटेंशन के साथ लिखा गया था कि भाई कोर्ट तक मुद्दे को पहुंचाना ही पड़ेगा, कोर्ट को ही अंदर जो है मुद्दे के अंदर उतर के जो है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप एकदम मल्टीपल पॉसिबिलिटीज देखते हो कि भाई इंटेंशन क्या हो सकता है रजिस्टर का, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ऐसे तो वर्ड्स को लिखे नहीं गए थे कि भाई यार कोर्ट तक ये सिचुएशन आई नहीं, बाहर ही जो जो लेजिस्लेटर ने बात लिखी हुई है उसको ही देखते हुए, उसको ही यहाँ पे रिफर करते हुए आप आपका मैटर रिजॉल्व कर लो, कोर्ट तक आओ ही मत। तो वो उस इंटेंशन के साथ तो लिखा हुआ नहीं था, या फिर किस इंटेंशन के साथ लिखा था, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ आप जो है यहाँ पे स्टडी करते हो कंस्ट्रक्शन के अंदर में। तो यहाँ पे जो हम लोग ने बेसिक इसका जो है डिफरेंस बिटवीन देख लिया। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं आपका सर इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन का नीड क्यों, आखिर ज़रूरत क्या है, क्यों हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, क्यों हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो ऊपर भी हमने दो तीन पॉइंट देख लिया कि भाई अगर एम्बिग्यूटी आ रही है तो एम्बिग्यूटी को सॉल्व करने के लिए वो मदद करता है। तो पहला पॉइंट भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि वर्ड्स ऑफ अ स्टैच्यू कैन बी वेग एम्बिग्यूअस, डबल मतलब रख सकते हैं सर, वेग मतलब कि जिसके दो तीन अलग अलग मतलब निकल के आते हैं, एम्बिग्यूअस मतलब वही सर एक बात कही हुई उसको आप अलग अलग सेंस में ले सकते हो। तो अपने को किस सेंस में लेना है, थोड़ी सी एम्बिग्यूटी आ रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है, थोड़ी सी वेगनेस आ रही है, तो जब वहाँ पे एम्बिग्यूटी आ रही है, वेगनेस आ रही है, तो आप उसका इंटरप्रिटेशन करो, तो आप उसका कंस्ट्रक्शन करो, तो आपको ट्रू सेंस पता लग जाएगा। तो इसके लिए हमारा जो है इंटरप्रिटेशन कंस्ट्रक्शन जो है हमको रिक्वायर्ड होता है। फिर फंडामेंटल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या है, तो इज दैट इट शुड बी एक्सपाउंडेड अकाउंट, इट शुड बी, थोड़ी सी हैंडराइटिंग मेरे को ही कभी बार नहीं समझ में आती, बट आपको कोई टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है, कमेंट्स वगैरह आप कर लेना अगर आपको कोई हैंडराइटिंग मेरी समझ में नहीं आती है तो। आपको सर उसी सेंस में लेना है इस बात को जिस सेंस में लेजिस्लेटर ने उसको वहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो लेजिस्लेटर का इंटेंट है आपको उसके हिसाब से ही सर उसको लेना है, और कोई सेंस में आप नहीं ले सकते हो। जो लेजिस्लेटर का इंटेंट है आप उसको ही समझो और उसको ही लो, और उसका इंटेंट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए हम इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन जो है कर रहे हैं। तो बेसिकली उसके इंटेंट को समझने के लिए ही ये समझ लो पूरा का पूरा एक्ट बनाया गया है। पर्पज ऑफ इंटरप्रिटेशन इज टू, यहाँ पे इंटर जहाँ पे भी मैंने वर्ड यूज़ किया मतलब कि वो शॉर्ट फॉर्म में इंटरप्रिटेशन के शॉर्ट फॉर्म में मैंने इंटर यूज़ किया है। तो पर्पज ऑफ इंटर इज टू इंटरप्रिटेशन इज टू डिसेंड द इंटेंशन विच इज कन्वेड एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बाय द लैंग्वेज यूज बाय द लेजिस्लेटर। तो डिसेंड द इंटेंशन मतलब क्या, आप एक्सेप्ट करो उसको उसके ट्रू सेंस में। तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो भी ग्रीन कलर में मैंने चीज़ें लिखी हुई है मैंने उसका जो है प्लेन मतलब जो रहता है उस बात का वो वहाँ पे क्रक्स लिखा हुआ है। तो डिसेंड द इंटेंशन मतलब क्या, आप एक्सेप्ट करो उसको उसके ट्रू सेंस में। तो उसके बाद आपका अगला पॉइंट आता है कि क्यों हमको ज़रूरत होती है आपके इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन की। तो नॉर्मली ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन इज टू बी अडॉप्टेड, आपको नॉर्मली ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन जो है अडॉप्ट करना होता है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटा सेंटेनिया।
तो इसके अंदर जो है बहुत सारे लैटिन मैक्सिमम भी यूज़ किए हुए हैं, तो आपको उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट कहीं पे अगर एमसीक्यू के अंदर वो डाल देता है कोई लैटिन मैक्सिम, तो अपने को जो है उसका मतलब पता रहना चाहिए। तो इस लैटिन मैक्सिम का मतलब ये है कि क्लियर वर्ड्स को आपको जो है कोई भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी बातें क्लियर है उसको, और आप कितना क्लियर करोगे, जब वो ऑलरेडी क्लियर वर्ड्स है तो फिर आपको कोई उसकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, वो एज इट इज़ आपको जो है एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट इफ अगर आपका ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन जो है लॉजिकल नहीं होता है, वो लॉजिकली फ्लॉड होता है, तो यहाँ पे ऐसे केस में कोर्ट जो है अडॉप्ट कर सकते हैं लॉजिकल इंटरप्रिटेशन विच सीक्स व्हाट द लॉ मीन्स, जिसका मतलब ये होता है कि भाई लॉ क्या बोलना चाह रहा है, उसके लिए आप लॉजिकल इंटरप्रिटेशन अप्लाई कर सकते हो, अगर आपका जो है ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन जो है अप्लाई नहीं हो पा रहा है, लॉजिकल नहीं रह रहा है आपका ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ पर हम लोगों ने नीड देख लिया कि आपका इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन का नीड क्या था। अब कुछ सर जनरल क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम लोग इंटरप्रिटेशन के, कुछ हम लोग जनरल जो है क्लासिफिकेशन करते हैं इंटरप्रिटेशन का। पहला हम लोग जो है एक लीगल पार्ट बनाते हैं और एक डॉक्टरनल, मेरा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन खराब है, थोड़ा समझ लेना। डॉक्टर 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 DOCTRINEL, मेरे को पता नहीं प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी दिक्कत होती है इस वर्ड को, पर ठीक है। तो एक लीगल होता है और एक ये डॉक्ट करके कुछ तो भी होता है। उसके बाद लीगल के अंदर सर आप देखोगे तो एक होता है अथेंटिक, एक होता है यूजुअल, और डॉक्टर राइनल, पता नहीं मैंने सही बोला कि, उसके अंदर सर ग्रामेटिकल होता है, लॉजिकल होता है। ठीक है, तो मेरे प्रोनाउंसिएशन में मत जाओ, मैंने काम पूरा पूरा किया होगा, तुमको समझ में सब आ रहा होगा, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट प्रोनाउंसिएशन के साथ तुम कर सकते हो। ठीक है, तो लीगल के अंदर अगर सर मैं आपको बात करूँ तो लीगल के अंदर ऑथेंटिक होता है एंड यूजुअल होता है। ऑथेंटिक के अंदर अगर आप देखोगे तो इज वन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन इज डिराइव फ्रॉम लेजिस्लेटर हिमसेल्फ, जब आपका लेजिस्लेटर खुद अपने आप से कोई रूल डिराइव करता है तो हम उसको ऑथेंटिक इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। एंड जब हम उसको ऑथेंटिक इंटरप्रिटेशन मतलब वो लीगल के अंदर ही सब उसके अंदर हेड में गिर रहा है, तो जब आपका सर इंटरप्रिटेशन जो है रूल, जो इंटरप्रिटेशन का रूल है वो खुद से लेजिस्लेटर ने डिराइव किया हुआ है, तो उसको हम ऑथेंटिक बोलेंगे। यूजुअल हम कब बोलते हैं, तो यूजुअल हम बोलते हैं सर आपका जब वो डिराइव हुआ है फ्रॉम अदर सोर्सेज सच एज कस्टम या फिर कोई केस लॉ को रेफर करके वो अगर डिराइव हुआ है तो वो यूजुअल आपका इंटरप्रिटेशन माना जाएगा। एंड उसके बाद आपका फिर डॉक्टर राइनल के अंदर अगर आप आओगे तो ग्रामेटिकल आता है, लॉजिकल आता है। ग्रामेटिकल कब हम बोलते हैं, ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन कब बोलते हैं, तो ग्रामेटिकल इज व्हेन द कोर्ट अप्लाइज ओनली द ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ स्पीच, जो आपके ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ स्पीच होते हैं जब कोर्ट उसको अप्लाई करता है तो आप बोलते हैं उसको ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन वो कर रहा है। और लॉजिकल इंटरप्रिटेशन मतलब क्या, तो व्हेन कोर्ट गोज बियॉन्ड वर्ड्स एंड ट्राइज टू डिस्कवर इंटेंशन ऑफ द स्टैट्यूट इज सम अदर वे, इन सम अदर वे अगर आप कुछ इंटेंशन समझने की कोशिश करते हो तो वो लॉजिकल होगा, मतलब कि आप खुद से लॉजिक लगा रहे हो। आपको ग्रामेटिकल, यूजुअल, ऑथेंटिक के अंदर, यूजुअल के अंदर तो आप जो है कस्टम या फिर केस लॉ को रिफर वगैरह करके जो है डिराइव करते हो। ऑथेंटिक के अंदर तो आपको लेजिस्लेटर खुद ही डिराइव करके दे देता है। और ग्रामेटिकल के अंदर आप जो ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ स्पीच होते हैं, जो ऑर्डिनरी बातें होती है, जो ऑर्डिनरी सेंस होता है, उन सब चीज़ों के अंदर उसको समझने की कोशिश करते हो। लॉजिकल के अंदर आप जो है उसके जो है किसी अदर वे में जो है उसके इंटेंशन को समझने की कोशिश करते हो, कि मल्टीपल वेज लगाते हो आप, ऐसे हो सकता है क्या, ऐसे हो सकता है, वही पॉसिबिलिटीज़ वाला काफ़ी सारे। तो यहाँ पे जो है आपका इंटरप्रिटेशन की जनरल क्लासिफिकेशन भी जो है ख़त्म होती है। यहाँ से अभी हमारे जो है चार्ट्स शुरू होते हैं। अगर आप आपका मॉड्यूल खोल के देखोगे तो उसके अंदर मल्टीपल रूल्स है, और मल्टीपल रूल्स को समझना थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुश्किल है अगर आप उसके अंदर थोड़ा सा डीप जो है उसके अंदर जाते नहीं हो। तो मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे एक एक वर्ड को समझा है, एक एक चीज़ को समझा है, और उसका मैंने एक समरी बनाया है रूल्स का, कुछ 2-3 पेज का चार्ट है। क्योंकि मैं बुक में बना रहा था तो इसके लिए 2-3 पेज लग गए, अगर आप एक बड़े पेपर में मैं लेकर बना था तो एक पेज में मेरा काम हो जाता है। इतना मैंने समराइज़ कर लिया है, सारी बातें आपको समझ में आएगी। मैंने काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी इसके अंदर डाले हुए हैं, तो आपको बस पेशेंटली जो है रुक करके जो है सारी चीज़ें को सुनना है और आपको समझ जाएगी। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग तो चल रही है, और चेक करना पड़ता है क्योंकि इतनी मेहनत मतलब सब कुछ किया ना, तो पानी नहीं फेरना चाहता मैं किसी पे भी। ठीक है सर, इधर आ जाते हैं अपन जो है। सबसे पहले आपका जो है ये हम लोग देख रहे हैं सर, आपके प्राइमरी रूल्स देख रहे हैं। 2 तरह के रूल्स होंगे, एक इसके अंदर प्राइमरी होगा एंड दूसरा होगा सेकेंडरी रूल्स। हम लोग अभी देख रहे हैं प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन। सबसे पहला रूल आता है आपका रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। तो सर रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन क्या बोलता है, तो ये एक सबसे पहले एक कार्डिनल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो आपको ये समझ लेना कि ये क्या है, एक कार्डिनल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन है। दूसरा अगर आप इसके अंदर पॉइंट देखोगे तो इट इज़ प्राइमरी ड्यूटी ऑफ कोर्ट दैट अ स्टैट्यू मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड लिटरली एंड ग्रामेटिकली। वो लिटरली कंस्ट्रक्ट होगा एंड साथ साथ ग्रामेटिकली कंस्ट्रक्ट होगा। मैं यहाँ पे मेरी बुक भी खोल लेता हूँ ताकि मैं रेफर कर सकूँ उसको। हाँ, तो इट इज़ प्राइमरी ड्यूटी ऑफ कोर्ट दैट अ स्टैट्यू मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड लिटरली एंड ग्रामेटिकली गिविंग वर्ड्स देयर ऑर्डिनरी एंड नेचुरल मीनिंग। जो भी उसका ऑर्डिनरी एंड नेचुरल मीनिंग होता है आपको वही देते वक्त उसको जो है कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्ट करते वक्त आपको उसको वही मीनिंग्स देने हैं, ऑर्डिनरी एंड नेचुरल मीनिंग्स दे रहे हैं। उसके बाद आपका देखोगे तो इफ फ्रेजोलॉजी ऑफ अ स्टैच्यू इज क्लियर, अगर आपका
फ्रेजोलॉजी ऑफ अ स्टैट्यू जो है वो क्लियर है और अनएम्बिग्यूअस है, यानी कि कोई भी उसके अंदर एम्बिग्यूटी नहीं है, देन इट वुड नॉट बी करेक्ट टू एक्स्ट्रापोलेट मतलब क्या सर, मेक यूज ऑफ जजमेंट, मतलब फिर आपका जजमेंट जो है आपको यूज़ करने का कोई भी लॉजिक नहीं बैठता, क्योंकि वो ऑलरेडी क्लियर है, वो ऑलरेडी अनएम्बिग्यूअस है। हमने ऊपर देखा था कि अगर कोई बातें क्लियर सेंस में लिखी गई है तो वहाँ पे उसको कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी क्लियर सेंस में लिखी गई है। तो यहाँ पे भी वो लोग ये बोल रहे हैं कि अगर कोई चीज़ क्लियर सेंस में लिखी गई है तो फिर आपको उसको एक्स्ट्रापोलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप आपका जजमेंट मत लगाओ, जो भी बातें वहाँ पे लिखी गई है उसको एज इट इज़ जो है मान लो, क्योंकि वो क्लियर है, अनएम्बिग्यूअस है। वर्ड्स आउट ऑफ देयर नेचुरल एंड ऑर्डिनरी सेंस, जो भी उसका नेचुरल ऑर्डिनरी सेंस है आप उसको उसी इसमें लो। फ्रेजोलॉजी मतलब क्या, तो फ्रेजोलॉजी इज अ वे इन विच वर्ड्स एंड फ्रेजेस आर अरेंज, जिस आप उसके जिस वर्ड्स एंड फ्रेज को आप जिस मैनर में अरेंज करते हो वो आपका फ्रेजोलॉजी बोलते हैं। तो उसका भी मैंने यहाँ पे मतलब लिखा हुआ है, अगेन मैं बता देता हूँ, जो भी ग्रीन कलर के मैंने चीज़ें लिखी हुई है वो यहाँ तो कोई एग्जाम्पल होगा, या तो उसका वो एक सिंपल प्लेन मीनिंग होगा जो कि आपको आसानी से उस वर्ड को समझने में मदद करेगा। ये आप मॉड्यूल खोल के देखोगे, एक तो ब्लैक एंड वाइट फॉन्ट होता है, कुछ समझ में ही नहीं आता, सब पैरा पैरा में उन्होंने भर के रख दिए, तो अपन फिर छोड़ देते हैं उसको। यही मैंने थोड़ा सा टाइम लगाया और ये नोट्स बनाए, तो आपको जो है शायद इसको समझने में मदद मिल रही होगी। तो यहाँ पे हम लोग जो है सबसे पहले कौन सा रूल देख रहे हैं सर, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे सर, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन को और समझेंगे। इफ देयर इज इनकंसिस्टेंसी विथ एनी एक्सप्रेशन, अगर कोई भी एक्सप्रेशन के साथ कोई भी इनकंसिस्टेंसी निकल के आ रही है, या फिर कोई डिक्लेयर्ड पर्पस जो है, इसका नीचे कवर किया हुआ है दूसरा, डिक्लेयर पर्पस ऑफ स्टैचू द ग्रामेटिकल सेंस मस्ट देन बी मॉडिफाइड टू अवॉइड सच इनकन्विंस बट नो फर्दर। सर इसके अंदर इन्होंने ये कहा है कि अगर भाई कोई भी इनकन्सिस्टेंसी लेकर आती है, आपके जो भी वर्ड्स लिखे गए उसके अंदर, जो भी एक्सप्रेशन उसके अंदर लिखे गए, अगर उनको लेकर के कोई भी इनकन्सिस्टेंसी आ रही है, उसके ग्रामेटिकल सेंस को आप सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो उस इनकन्वीनियंस को दूर करने के लिए। बट उससे ज़्यादा आप मॉडिफाई मत करना, जितना इनकन्वीनियंस हो रहा है सिर्फ उतना पार्ट आप मॉडिफाई करके जो है उसके इंटेंशन को समझ सकते हो लेजिस्लेटर के। बट अगर आप उसके बियॉन्ड जाके उसको चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हो तो वो आप नहीं कर सकते हो। तो आपको बस उतना ही करना है जितने पार्ट की आपको इनकन्वीनियंस हो रही है, जितना जितना पार्ट इनकन्सिस्टेंट है, बस उतना ही पार्ट आप जो है मॉडिफाई कर सकते हो, उसके अलावा एक्स्ट्रा आप कुछ जो है मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। यही आपका सर रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन बोलता है। टेक्निकल वर्ड्स टू बी अंडरस्टूड इन टेक्निकल सेंस, जितने भी आपके टेक्निकल वर्ड्स होते हैं उसको आप टेक्निकल सेंस में ही अंडरस्टूड करो। ये आपका सर रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे बोलता है, मैं नहीं बोलता सर, और रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन बोलता है। अब हम आ जाते हैं ऊपर फिर से, क्योंकि ये 2 पेज के अंदर ऐसे डिवाइड हुआ हुआ है, क्योंकि मैं ऐसे बुक में बनाया था, देखो मैं दिखा सकता हूँ आपको, ये अगर बुक दिख रही रहेगी आपको तो इधर इधर ऐसे मतलब ऐसा पूरा फ्लो बनाया है। तो इसके लिए वो स्कैन करते हुए 2 पेजेस में आया हुआ है। तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ से ले करके इस नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। बट ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा अगर आपको चीज़ें पर सारी समझनी है, वीडियो कह लो, लेक्चर कह लो, कुछ भी कह लो, वो आपको पूरा देखना पड़ेगा। अब आ जाते हैं दूसरे रूल की तरफ, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन क्या कहता है, तो ये एक वर्ड्स ऑफ अ स्टैट्यू मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड अट्रस मैगिस वैलेट क्वम पेरैट। अब ये लैटिन है, अब लैटिन तो मैं मतलब मेरा इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन थोड़ा खतरनाक से, तुम लैटिन तो मेरे से एक्सपेक्ट करो ही मत। बट ये लिखा हुआ है सर, ये आपको मिल जाएंगे नोट्स, लैटिन मैक्सिम में। अगेन करेक्ट इनकरेक्ट तो इधर रहते नहीं है, एमसीक्यूज में अगर आपको पूछ लेते तो आपको वहाँ पे जो है यहाँ पे काम आ सकता है। सो एज टू लीड टू अ सेंसिबल मीनिंग, उस जो लैटिन मैक्सिमम ऊपर उन्होंने यूज़ किया, यूट्रेस मैगिस वगैरह जो भी इसने यूज़ किया, इसका मतलब ये निकल के आता है कि आप लोगों ने जो सो एज टू लीड टू अ सेंसिबल मीनिंग, मतलब जो भी आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, जो भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, वो उस वे में करना कि उसका एक सेंसिबल मीनिंग निकल के आए। अगर आप ऐसा कंस्ट्रक्शन कर रहे हो कोई सेंसिबल मीनिंग ही नहीं है उसका, तो फिर मतलब वो कंस्ट्रक्शन को वैलिड माना नहीं जाएगा। अगर आपको एक अच्छा कंस्ट्रक्शन करना है, आपको वर्ड्स को अच्छे से समझना है, आपको इंटेंशन को अच्छे से समझना है, तो आप उसका कुछ सेंसिबल मीनिंग निकालना, सेंसिबल मीनिंग निकले वैसा कंस्ट्रक्शन करना। फिर सर इधर एक जो है आपका इंटरप्रिटेशन का गोल्डन रूल होता है। ये गोल्डन रूल कुछ नहीं सर, जो हम लोगों ने लिटरल मीनिंग में यहाँ पे समझा ना, लिटरल कंस्ट्रक्शन में समझा ना, कि अगर कोई इनकन्सिस्टेंसी है तो उतनी इनकन्सिस्टेंसी के लिए हम लोग जो है मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बट उस इनकन्सिस्टेंट की अलावा जो बाकी पार्ट बचता है उसको हम लोग मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो सर यही आपका रूल जो है, ये इसको हम लोग गोल्डन रूल बोलते हैं ऑफ इंटरप्रिटेशन, और कुछ इसके अंदर खास है नहीं आपके रीजनेबल कंस्ट्रक्शन के अंदर में। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं तीसरे रूल की तरफ, जो कि आता है सर रूल ऑफ हार्मोनाइज कंस्ट्रक्शन। अब भाई रूल ऑफ हार्मोनाइज कंस्ट्रक्शन क्या कहता है, तो इसको समझ लेते हैं। एक्सप्रेशन मस्ट बी अंडरस्टूड इन अ सेंस इन विच दे बेस्ट हार्मोनाइज विद ऑब्जेक्ट ऑफ स्टैट्यू, मतलब कि जो कंसिस्टेंट, मतलब हार्मोनाइज का मतलब यहाँ पे कंसिस्टेंट रहता है। तो आपके जो भी एक्सप्रेशन है आपको उस वे में उसको अंडरस्टैंड करना है कि वो बेस्ट वे में जो है कंसिस्टेंट बन सके आपके स्टैट्यूट के ऑब्जेक्ट के साथ, मतलब जो भी स्टैट्यूट का ऑब्जेक्ट है आपको उसके साथ में जो है, उसके साथ में जो एक्सप्रेशन आपका कंसिस्टेंट बन सकता है उसको आपको उस सेंस में जो है समझना है।
बेसिकली वो आपका स्टैट्यूट के ऑब्जेक्ट के साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए। जो भी आप एक्सप्रेशन को जिस भी वे में समझते हो ना, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है कंसिस्टेंट होनी चाहिए स्टैट्यूट के ऑब्जेक्ट के साथ में। इज अप्लाइड व्हेन देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू प्रोविजन, तब दो प्रोविजन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो तब आप जो है अपना आपके हार्मोनाइज कंस्ट्रक्शन के रूल को। तीसरा अगर इसके अंदर हम लोग पॉइंट देखें तो इसके अंदर ऑन रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, इफ वर्ड्स ऑफ अ स्टैट्यू एडमिट ऑफ वन मीनिंग ओनली देन सच मीनिंग विल प्रिवेल। अगर आप रीजनेबल कंस्ट्रक्शन करते हो, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन करके आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही मीनिंग निकल के आती है आपके एक्सप्रेशन की, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उस एक मीनिंग को ही मानना है, और कोई मीनिंग ही नहीं निकल रही तो मानोगे कैसे। इन सम केस स्टैट्यूट में ओनली गिव क्लियर इंडिकेशन एज टू विच प्रोविजन इज सुपीरियर। अगर मल्टीपल प्रोविजन को आपको कोट कर रहा है और आपको ये जानना है कि उन मल्टीपल प्रोविजन में से कौन सा प्रोविजन जो है सुपीरियर है, तो उस केस में आपको जो है वो तीन तरीके से जो है समझा सकता है। एक तो सब्जेक्ट टू करके समझा सकता है, नॉट विथ स्टैंडिंग करके समझा सकता है, या फिर विदाउट प्रिजुडाइज करके समझा सकता है। अभी तक जितना भी हम लोगों ने लॉ पढ़ा है, ये तीन टर्म्स हमने कॉमनली जो है आंसर राइटिंग करते हुए भी यूज़ किए हुए, एंड लॉ को जो अपन ने पहली बार पढ़ा था, कंपनी लॉ को कह लो या फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कह लो, तो उसके अंदर भी हमने काफ़ी सारी बार वर्ड्स को यूज़ किया हुआ है। लेकिन इस वर्ड्स का जो है हम लोग अभी जो है मतलब समझ लेते हैं अच्छे से। पहले तो सब्जेक्ट टू का मतलब समझ लेते हैं हम लोग। सब्जेक्ट टू मतलब क्या, मतलब इसके अंदर आपको आयोग समझ में आ रहा है कि हम लोग पहले रूल ऑफ हार्मोनाइज कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने दो रूल ऑलरेडी देख लिए, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। हम लोग जो है प्राइमरी रूल्स पढ़ रहे हैं। ये प्राइमरी रूल्स क्या है, तो ये रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं। उसके अंदर हम लोग प्राइमरी रूल्स पढ़ रहे हैं। प्राइमरी रूल्स के अंदर हम लोगों ने जो है दो रूल अभी तक खत्म कर दिए। पहला आता है रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, दूसरा आता है रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। अभी हम लोग तीसरे रूल की तरफ पढ़ रहे हैं, रूल ऑफ हार्मोनाइज कंस्ट्रक्शन। तो रूल ऑफ हार्मोनाइज कंस्ट्रक्शन के अंदर हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें अभी तक देख ली कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है एक आपके प्रोविजन को लेकर के, वो जो है कंसिस्टेंट होनी चाहिए उस स्टैट्यूट के ऑब्जेक्ट के साथ में। पहले हमने पॉइंट ये देखा, दो प्रोविजन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो तब हम लोग रूल ऑफ हार्मोनाइज कंस्ट्रक्शन लगाते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने ये देखा करके अगर आपका कोई भी आप रीजनेबल कंस्ट्रक्शन करते हो किसी भी स्टैट्यूट के अंदर में, ठीक है, कोई भी अगर आप रीजनेबल कंस्ट्रक्शन करते हो और उसका एक ही मतलब निकल के आता है तो आपको वो एक ही मतलब को मानना, ये अभी तक हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने देखा करके अगर आपका कोई भी प्रोविजन को अगर उसको लेजिस्लेटर को सुपीरियर बताना है तो वो तीन वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकता है, सब्जेक्ट टू, नॉटविथस्टैंडिंग, विदाउट प्रिजुडाइज। सब्जेक्ट टू का मतलब क्या होता है, तो सब्जेक्ट टू का मतलब होता है सेम सब्जेक्ट मैटर इज कवर्ड। आपका अगर कोई सेम सब्जेक्ट मैटर है जो कि कवर्ड है बाय टू प्रोविजंस एंड देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम, दो प्रोविजन आपका सेम सब्जेक्ट मैटर को कवर करता है और उन दो प्रोविजन के बीच में क्या हो रहा है सर, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, देन लेटर प्रिवेल ओवर फॉर्मर। जो बाद में मेंशन किया गया हुआ प्रोविजन होगा ना, वो आपके फॉर्मर प्रोविजन के ऊपर प्रिवेल कर लेगा। यानी कि जो बाद वाला होगा वो बाद वाला सुपीरियर होगा, रादर आपका पहला वाला सुपीरियर नहीं होगा, दूसरा वाला सुपीरियर होगा। वापस समझते हैं सर, अगर आपका लेजिस्लेटर है वो आपको दो तीन मल्टीपल प्रोविजंस कोट कर रहा है, अगर आपको उसको मल्टीपल प्रोविजंस के अंदर किसी प्रोविजन को आपको सुपीरियर बताना है तो वो सुपीरियर बताते हुए आपको सब्जेक्ट टू, नॉटविथस्टैंडिंग टू या फिर विदाउट प्रिजुडाइज, ये वर्ड्स को यूज़ करके वो बताएगा। अगर वो सब्जेक्ट टू ये वर्ड यूज़ कर रहा है तो सब्जेक्ट टू मतलब क्या सर, जब वहाँ पे जो है कुछ एक ही जो आपका मैटर कवर्ड किया रहेगा, सेम सब्जेक्ट मैटर इज कवर्ड बट इन टू प्रोविजन, दो प्रोविजन में सेम सब्जेक्ट मैटर कवर हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में जो लेटर प्रोविजन कवर किया गया रहेगा ना, जो सबसे लास्ट में प्रोविजन किया गया रहेगा ना, वो आपका प्रिवेल करेगा रादर वो फर्स्ट वाले से। तो जो पहला वाला रहेगा वो जो है सुपीरियर नहीं होगा, जो उसके बाद कोट किया गया है वो वाला सुपीरियर होगा, किसमें, सब्जेक्ट टू के अंदर में। अब हम लोग आ जाते हैं किसके ऊपर, नॉट विथ स्टैंडिंग के ऊपर। तो नॉट विथ स्टैंडिंग के अंदर कैसे होगा, मेकिंग द प्रोविजन प्रिवेल, नीचे देख लेते क्या लिखा हुआ है, मेकिंग द प्रोविजन प्रिवेल ओवर द अदर्स। जब आपको आपके पहले वाले प्रोविजन को बाकी प्रोविजंस के ऊपर प्रिवेल करवाना होता है तो आप नॉट विथ स्टैंडिंग लिख देते हो। यानी कि अभी इसमें उल्टा हो जाता है, सब्जेक्ट टू के अंदर फॉर्मल प्रिवेल नहीं करता था, लेटर प्रिवेल करता था। नॉट विथ स्टैंडिंग के अंदर फॉर्मल प्रिवेल करेगा और लेटर प्रिवेल नहीं करेगा। यानी कि जो पहले आपने प्रोविजन कोट किया हुआ है वो सुपीरियर होगा रादर फ्रॉम द सेकेंड वन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नॉट विथ स्टैंडिंग में देख लिया। अब आते हैं हम लोग किसके ऊपर, तीसरे वाले के ऊपर, विदाउट प्रेजुडाइज। विदाउट प्रेजुडाइज मतलब क्या, आपको जो भी पर्टिकुलर प्रोविजन रहेगा ना, आपको जो भी पर्टिकुलर प्रोविजन रहेगा ना, वुड नॉट रिस्ट्रिक्ट द ऑपरेशन ऑफ जनरल प्रोविजन। मतलब जो भी पर्टिकुलर प्रोविजन आप जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हो वो आपके जनरल प्रोविजंस को जो है रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। दैट इज फॉर्मर सर ऑल्सो भी एप्लीकेबल। यानी कि जो पिछला वाला है वो भी एप्लीकेबल होगा और जो हम अभी आपको बता रहे हैं वो भी एप्लीकेबल होगा, दोनों प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। आपका कोई भी सर ऐसा नहीं रहेगा कि एक सुपीरियर है या फिर एक सुपीरियर नहीं है, एक प्रिवेल करेगा दूसरा प्रिवेल नहीं करेगा। वो जो एक प्रिवेल हो रहा था एक प्रिवेल नहीं हो रहा था, वो कहाँ हो रहा था, वो सब्जेक्ट टू में हो रहा था या फिर नॉट विथ स्टैंडिंग हो रहा था। प्रिजुडाइज टू के अंदर, विदाउट प्रिजुडाइज के अंदर में क्या हो रहा है, विदाउट प्रिजुडाइज के अंदर जो है दोनों के दोनों जो है प्रोविजंस है वो प्रिवेल करेंगे। फॉर्मल जो है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं होता है सर आपका, वो भी एप्लीकेबल होता है। अगर आपका कोई भी, अगर आप जनरल प्रोविजन देखो तो सारे जनरल प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं, आपके पर्टिकुलर प्रोविजन की ला देने की वजह से वो जो है इनइफेक्टिव नहीं हो जाते सर। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं आपके चौथे रूल की तरफ। ये हमारा तीसरा रूल भी खत्म हो गया।
रूल ऑफ हार्मोनाइज कंस्ट्रक्शन। अभी हम लोग आ जाते हैं फोर्थ रूल की तरफ पे। फोर्थ रूल के अंदर अगर आप देखोगे तो रूल इन हेडन्स केस या फिर मिस्चिव रूल भी इसको अपन बोलते हैं। तो ये रूल क्या कहता है इसको हम लोग समझ लेते हैं आराम से। इन हेडन्स केस इट वॉज हेल्ड दैट 4 थिंग्स आर टू बी कंसिडर्ड। आपको 4 चीज़ें जो है कंसिडर करनी पड़ेगी इस केस के अंदर हेल्ड जो है किया गया था। सबसे पहला उन्होंने बोला था कि व्हाट वाज द लॉ बिफोर द मेकिंग ऑफ एक्ट। एक्ट के बनने से पहले आपका क्या लॉ था उसको देख लेना। फिर उसके बाद व्हाट वाज द डिफेक्ट मिसचिफ हार्डशिप कॉज बाय द अर्लियर लॉ। आपके अर्लियर लॉ ने क्या डिफेक्ट्स आपके लिए क्रिएट किया, क्या मिसचिफ आपके लिए क्रिएट करी, क्या हार्डशिप आपके लिए क्रिएट किया, देखिए पुराने वाले लॉ ने। ठीक है, तो पहले हम लोग ने कौन सा हम लोग पढ़ रहे क्या, चौथा रूल पढ़ रहा है आपकी इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन का, जो कि कहता है रूल इन हिडन केस या फिर मिस्चिव रूल। इसके अंदर हम लोग बोल रहे हैं कि इस केस के अंदर हम लोग ने 4 चीज़ें देखी, जो 4 चीज़ें आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको कौन सा चीज़ कंसिडर करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा आपका सर व्हाट वाज द लॉ बिफोर द मेकिंग ऑफ एक्ट। आपके एक्ट के बनने से पहले क्या लॉ चल रहा था, क्या लॉ फॉलो हो रहा था, ये आप देखना। दूसरा हमने आपको बोला कि क्या आपको डिफेक्ट्स मिले उस पुराने वाले लॉ के अंदर, क्या मिसचिफ उसने आपको कॉज करी, क्या हार्डशिप उसने आपको कॉज किया आपके पहले वाले लॉ ने। तीसरा हमने आपको बोला हाउ डज द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट सीक टू रिजॉल्व द मिसचीफ। अभी आप जो एक्ट लेकर आ रहे हो वो आपकी मिसचीफ को कैसे रोक रहे। तो बेसिकली सर ये मिसचीफ क्या है, ये मिसचीफ कुछ नहीं आपके लूप होल्स है। ठीक है, तो पुराने वाले एक्ट में कुछ लूप होल्स हो गई रहेगी, अब आपका पार्लियामेंट नया एक्ट लेकर आ रहा है ताकि वो लूप होल्स भर जाए। तो वो इसके तीसरे वाले के अंदर आपको क्या बोल रहा है कि आपका जो पार्लियामेंट का एक्ट जो ले आ रहा है वो कौन सी मिसचीफ्स को रिजॉल्व करना चाह रहा है। आपके जो पुराने वाले एक्ट के अंदर जो मिसचीफ्स आपको मिल रही थी ना, क्या वो उसको सॉल्व करेगा, तो सॉल्व करेगा तो कौन सी मिसचीफ्स वो सॉल्व कर पाएगा, कौन सी चीज़ें जो है वो रिजॉल्व कर पाएगा। चौथा उसने आपको बोला व्हाट आर द ट्रू रीजंस फॉर द रेमेडी। आपका जो रेमेडी लाया जा रहा है, पार्लियामेंट जो नया एक्ट लेकर आ रहा है वो क्यों लेकर आ रहा है, उसका रीज़न क्या है, जिसके रीज़न की वजह से वो लेकर आ रहा है, उस रीज़न को भी जो है आप स्टडी करो। तो बस ये 4 चीज़ें इन्होंने बोला कि रूल्स हैं आपका जो मिसचीफ रूल है या फिर हिडन केस है, इसके अंदर 4 चीज़ें आपको कंसिडर करनी है। सबसे पहला what was the law before the making of the act, फिर what was the defect mischief hardship caused by the earlier law, how does the act of parliament seek to resolve the mischief, what are the true reason for the remedy। आपका रेमेडी लाया जा रहा है तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न भी आपको जो है अंडरस्टैंड करना चाहिए। इंटेंशन ऑफ दिस रूल इज ऑलवेज टू मेक सच कंस्ट्रक्शन नीचे आ जाते हैं सच कंस्ट्रक्शन एज शेल सप्रेस द मिसचिफ। आपका इंटेंशन बस इसके अंदर यही रहता है कि भाई जो हमारे पुराने वाला एक्ट के अंदर मिसचिफ थी ना, जो भी पुराने वाले एक्ट के अंदर हार्डशिप थी ना, वो कुछ भी करके बस खत्म हो जाए हमारे नए वाले एक्ट के थ्रू। बेसिकली जो भी लूप होल्स थे वो हम लोग उसको भर दे। एंड एडवांस रेमेडी अकॉर्डिंग टू ट्रू इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेशन। तो जो भी आपका रेमेडी है, जो भी ट्रू इंटेंशन आपके लेजिस्लेशन का था कि आपको रेमेडी प्रोवाइड करे, तो वो रेमेडी को आपको जो है एडवांस करना है, यानी कि वो रेमेडी को वहाँ से आपको पिक कर लेना है। नीचे अगर आप देख पाओगे तो पनीर बटर मसाला, खाने पीने की चीज़ें की काफ़ी मैंने एग्जांपल डाले। अब धीरे धीरे जैसे जैसे तुम लोग एंड तक मेरे साथ रुके रहोगे, थोड़ा सा मेरे पे भरोसा दिखाओगे ना, तुमको मज़ा बहुत आएगा। आगे मैंने नीचे बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स दिए हुए, तुमको बराबर सब कनेक्ट में करवा के दूंगा। बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ तुम इस लेक्चर को एंड तक देखना। उन्होंने इसके अंदर हिडन रूल के अंदर एक और एक बात कही है कि अप्लाइड ओनली वेयर देयर इज एम्बिग्यूटी इन प्रेजेंट लॉ। अगर आपकी एम्बिग्यूटी आ रही है प्रेजेंट लॉ के अंदर तभी आप इस रूल को अप्लाई करना, उसके अलावा आप इस रूल को अप्लाई नहीं कर सकते। सारे जितने भी रूल्स हैं ना सर, वो आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपके लॉ के अंदर एम्बिग्यूटी आ रही है। जब तक आपके लॉ के अंदर एम्बिग्यूटी नहीं आ रही है, जब तक चीज़ें क्लियर सेंस में लिखी गई है ना, तो आपको उस क्लियर सेंस में उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर आप ये कोई भी रूल इंटरप्रिटेशन या फिर कुछ भी कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं कर सकते हो सर। तो ये आपको बात समझनी थी। तो 4 रूल्स अभी तक अपन ने देख लिए। आ जाते हैं 5वें रूल की तरफ, जो कि बात करेगा रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। ठीक है सर, रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन ये भी एक बढ़िया रूल है, इसके अंदर हम लोग आराम से समझेंगे। बट उससे पहले मैं देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग अपनी बराबर चल रही है कि नहीं। ऐसे रिकॉर्डिंग इज एब्सोल्युटली फाइन, 30 मिनट्स अपने हो चुके। बढ़िया से फटाफट चीज़ों को कवर करते आ जाओ मेरे साथ। और रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन को जो है समझते हैं हम लोग। रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन क्या कहता है, तो ये पहले तो सर समझ लो कोई रूल नहीं है, बट एक मेथड है जिससे आप इंटरप्रेट करते हो आपके प्रोविजन को। अभी तक जितने भी हम देख रहे थे वो कहीं ना कहीं रूल्स थे, ये जो है कोई रूल नहीं है, ये एक मेथड है जिस मेथड को आप यूज़ करके जो है प्रोविजन को इंटरप्रेट करते हो। बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन मतलब क्या, तो बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन विल बी गिवन टू अ स्टैट्यूट विच ब्रिंग्स इनटू इफेक्ट प्रोविजन फॉर इंप्रूविंग द कंडीशंस ऑफ सर्टेन क्लासेस। जो कि आपके कुछ सर्टेन क्लासेस होते हैं, उनके सर्टेन क्लासेस के कंडीशंस को अगर आपका कोई भी प्रोविजन इंप्रूव कर रहा है तो हम उसको बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन का टाइटल दे सकते हैं। और पीपल हु आर अंडर प्रिविलेज, जैसे कि कोई अंडर प्रिविलेज लोग हो गया, जो कि बैकवर्ड क्लास के लोग हो गए, जिनको जो है पास्ट में आपने सही तरीके से ट्रीट नहीं किया था ना, अगर आप इनके लिए कोई भी प्रोविजन लेकर आ रहे हो ना, तो हम उसको बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन का टाइटल देंगे। जैसे कि सर एग्जांपल में, ये मॉड्यूल के अंदर आपको एग्जांपल नहीं मिलेंगे, ये मैंने खुद से रिसर्च की और एग्जांपल डाला हुआ, इसके लिए मैंने बोला एंड तक बने रहना। आपको ज़रूर इस एक्ट को देखने का जो नज़रिया है वो मैं बदल दूंगा, मेरा खुद का बदला है। ठीक है, तो मतलब दिमाग भी बहुत खराब हुआ है, बट
कुछ एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे दूँ तो एग्जांपल के अंदर अगर आप देखोगे तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जो भी सर ये पहले बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन होते थे ना, इन सब को डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए काफ़ी सारे प्रोविजंस लाए गए। तो उन प्रोविजंस को जब आप लेकर आए ना, तो आप बोल सकते थे कि आपने बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है ना। तो आपको तब आप उसको जो है बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन का जो है ये दे सकते हो, टाइटल दे सकते हो। तो आपने एग्जांपल के तौर पर जैसे मैंने आपको बताया प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, इसके बेसिस पे जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता था तो आपने प्रोविजन लेकर आया, प्रोहिबिशन लगाया उसके ऊपर। फिर आपने प्रमोट किया सर एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, ट्राइब्स या फिर अदर वीकर सेक्शंस, ठीक है, उनके अगर आप एजुकेशन को आप प्रमोट वगैरह कर रहे हो। तो बेसिकली सर अगर रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन आपको याद नहीं आ रहा होगा ना, तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को याद करने का सर। क्यों? क्योंकि उन्होंने, अगर आपको याद रहेगा थोड़ी हिस्ट्री अगर आपको पता रहेगी तो कुछ बैकवर्ड क्लास के लोग थे, उनको उन्होंने बहुत ज़्यादा फाइट किया था, और उनके फाइट करने की वजह से सर ये प्रोहिबिशन वगैरह वाले प्रोविजंस लाए गए थे ताकि डिस्क्रिमिनेशन वगैरह ना हो और उनको भी उनके हक मिले गए। आज भी अगर आप देखते हो तो सर अपने कॉलेज वगैरह में उनको कुछ सीट्स में भी प्रायोरिटी वगैरह दी जाती है। कुछ कैटेगरी के लोग जो कि बैकवर्ड क्लास से बिलोंग किए जाते हैं उनको जो है प्रायोरिटी दी जाती है, ताकि उनको जो पास्ट में बुरी तरीके से हमने ट्रीट किया उसको हम लोग जो है कंपनसेट करके दे सके उनको। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आई गेस और एक मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल कवर करके रखा हुआ है नीचे, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया उनको सीट्स का रिजर्वेशन वगैरह करने के लिए भी जो है प्रेफरेंसेस दी जाती है, सारे प्रोविजन दिए जाते हैं ताकि उनको बेनिफिट मिल सके। तो इसको हम लोग बोलते हैं रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। ओनली पॉसिबल व्हेन टू कंस्ट्रक्शन आर रीजनेबली पॉसिबल। जब आपके दो कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है तभी आप जो है ये कर सकते हो, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। एंड नॉट व्हेन द वर्ड्स इन अ स्टैट्यू आर क्वाइट अनइक्विवोकल। अनइक्विवोकल मतलब क्या? जब आपके वर्ड्स अनएम्बिग्युअस है, वहाँ पे कोई भी डाउट नहीं है। वैसे ही मैंने आपको बताया कि जब आपकी एम्बिग्यूटी आ रही तभी आप सारे रूल्स अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो कोई भी रूल हो। आपकी एम्बिग्यूटी जब तक आ नहीं रही है ना, तब तक आप जो है ये रूल्स को अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर आपका वो अनइक्विवोकल है यानी कि अनएम्बिग्युअस है या फिर उनमें कोई भी डाउट नहीं है, तो फिर आप सर ये रूल अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये इसके अंदर जो है कहा हुआ है। इसी के साथ 5 रूल्स हमारे यहाँ पे इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन के फटाफट खत्म हो गए। मतलब आधे घंटे में आपने सोचा भी था कि आप मतलब आधा चैप्टर समझ लो यहाँ तक हमारा हो चुका है। आगे तो मतलब एड्स वगैरह आएंगे और अभी भी काफ़ी सारे रूल्स बचे हैं हमारे। मज़ा आएगा आगे। तो अभी एग्जाम्पल जब तक शुरू नहीं किया मैंने मेरे कट्टर वाले, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे हमने खत्म किया। 6th रूल की तरफ आते हैं हम लोग, जो कि 6th रूल रहेगा रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। तो आपका 6th रूल रहेगा, वो रूल रहेगा रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। इसके अंदर हम लोग समझते हैं ये रूल किसके बारे में बात करेगा। वर्ड्स मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड सो एज टू गिव सेंसिबल मीनिंग टू देम। आपका कंस्ट्रक्टेड नहीं है वो, सॉरी मेरी मिस्टेक हो गई, कंस्ट्रूड है वहाँ पे। कंस्ट्रूड मतलब क्या सर? वर्ड्स को आपको ऐसे इंटरप्रेट करना। कंस्ट्रूड मतलब कि इंटरप्रेट करो उसको। तो वर्ड्स को आप जो है ऐसे इंटरप्रेट करो कि उसको जो है सेंसिबल मीनिंग मिल सके। अगर आपको याद रहेगा तो ऊपर भी हमने कंस्ट्रक्शन का जब पार्ट पढ़ा था तो उसके अंदर ये हमने पढ़ा था कि आप जब भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो सेंसिबल मीनिंग मिले ऐसा कंस्ट्रक्शन करो। तो इधर एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन के अंदर भी ये बोला है कि भाई जो भी तुम कंस्ट्रक्शन कर रहे हो सेंसिबल मीनिंग निकल के आना चाहिए। फिर उन्होंने यहाँ पे एंड और के बीच में जो है डिफरेंस बिटवीन बताया हुआ है। अगर आप एंड और के बीच में डिफरेंस बिटवीन देखोगे तो एंड जो है एक पार्टिकल है जो कि वर्ड्स को ज्वाइन करता है। ठीक है, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है। अगर आप देखोगे तो इसने दो वर्ड को यहाँ पर भी ज्वाइन कर दिया, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। ठीक है, तो एंड ज्वाइन करने का काम करता है। और एग्जाम्पल सामने ही है, मतलब आपके सामने, पार्टिकल ज्वाइनिंग वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। तो एंड सर मैंने ग्रीन कलर से गोला किया, एग्जाम्पल यहीं पे, मतलब उन्होंने लाइन लिखते हुए एग्जाम्पल दे दिया कि वो ज्वाइन कर रहा है, एंड जो है वो ज्वाइन कर रहा है। तो और क्या है? तो और सर डिसजॉइन करता है। एंड ज्वाइन करता है तो और जो है डिसजॉइन करता है। तो डिसजंक्टिव पार्टिकल है आपका और एंड आपका जो है कंजक्टिव पार्टिकल है, वो डिसजंक्टिव पार्टिकल था। तो मेरे ख्याल से कैमरा का एंगल थोड़ा सा सर, एक सेकंड, थोड़ा सा यहाँ पे रुकावट में खेद है सर थोड़ा सा। हाँ, बराबर होगा ना कैमरा एंगल सर? थोड़ा सा सर मैं एकदम घाई गड़बड़ी में सेटअप किया तो थोड़ा सा समझ लेना। मतलब मेरी शक्ल में ऐसा कुछ है नहीं देखने के लिए, तुम कंसेप्ट पे फोकस करो, आ जाओ। तो सर यहाँ पे सर जो वो और जो है डिसजंक्टिव पार्टिकल है एंड जो है कंजक्टिव पार्टिकल है, ये हम लोगों ने समझ लिया। आपका जो एंड है वो वर्ड्स को कंजॉइन करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए जो है यूज़ होता है, या फिर सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए यूज़ होता है। समथिंग टू बी फॉलोड इन एडिशन टू दैट विच प्रीसीड्स। तो जो भी आपको प्रीसीड कर रही है चीज़, उसको आपको कुछ तो भी जो है एडिशनली चीज़ को जो है ज्वाइन करवाना है। एंड जो है उसको डिनोट करता है। आपका और मतलब क्या करता है? तो और मार्क करता है अल्टरनेटिव्स कि भाई आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। एंड जो है उसके साथ ज्वाइन करता है चीज़ों को, और जो है वो आपको अल्टरनेटिव्स बताता है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू ईदर दिस और दैट। ठीक है ना, ईदर दिस ईदर दैट, ये वो वाली पॉसिबिलिटी जो है और बताता है। एंड जो है आपको बताता है कि आप ये भी फॉलो करना है आपको और ये भी फॉलो करना है। तो यहाँ पे एंड और के बारे में उन्होंने जो है यहाँ पे हमको चीज़ें समझाई है। आगे और भी काफ़ी सारी बातें
हमको जो है एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन के अंदर बताई गई है, जो कि समटाइम्स एंड इज रीड एज और, कभी कभार आप एंड को और के जैसे भी रीड करते हो सर। जैसे कि केसेस अगर मैं आपको बताऊँ नीचे है जो ने बताए हुए, एंड वाइस वर्सा और को आप एंड की तरह भी जो है यूज़ कर सकते हो टू गिव इफेक्ट टू द मैनिफेस्ट इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेटर। लेजिस्लेटर के जो इंटेंशन था, जो कि वो जिस चीज़ में वो चाहता था कि आप चीज़ों को समझो, ठीक है, तो उस चीज़ को समझने के लिए आप कभी कभार एंड को और के जैसे भी ट्रीट कर सकते हो, और को एंड के हिसाब से भी आप ट्रीट कर सकते हो। ऐसे ही सर आपको उसने आगे बताया मे, मस्ट और शैल के बारे में। तो मे क्या सिग्निफाई करता है, तो मे सिग्निफाई करता है आपके परमिशन को। समटाइम्स हैज़ कंपलसरी फोर्स। आपका मे जो है कभी कभार जो है कंपलसरी फोर्स भी जो है कंटेन करता है। इज टू बी रीड एज शल, ठीक है, तो अब आपको उसको शल के जैसे रीड करना पड़ता है जब उसके पास कंपलसरी फोर्स आ जाता है। तो मे को पहले क्या है, तो मे जो है परमिशन जो है परमिशन को सिग्निफाई करता है। समटाइम्स उसका कंपलसरी फोर्स भी होता है, और जब जब उसका कंपलसरी फोर्स होगा तब तब आप उसको शैल के जैसे रीड करोगे, मे के जैसा रीड नहीं करोगे। ये हम क्यों करेंगे, तो जो लेजिस्लेटर का मैनिफेस्ट इंटेंशन है, कि लेजिस्लेटर ने जिस इंटेंशन के साथ उस लॉ को वहाँ पे लिखा हुआ है, उन वर्ड्स को वहाँ पे लिखा हुआ है, जिस सेंस में वो चाहता है आप उसको इंटरप्रेट करो, उस सेंस में इंटरप्रेट करने के लिए हमको कभी कभार ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है कि मे को शल पकड़ लिया, शल को मे बोल दिया, तो ये करना पड़ता है। एग्जाम्पल भी मैंने आपको यहाँ पे बना के दिया हुआ है। अगेन ये एग्जांपल्स आपको मॉड्यूल में नहीं मिलेंगे, यहाँ पे मैंने खुद से बनाए हुए हैं। जैसे कि आपको कब जो है आप मे को शैल के जैसे ट्रीट करोगे, तो इन केस ऑफ कंट्रावेंशन ऑफिसर इन डिफॉल्ट मे बी लाइबल फॉर पेनल्टी एंड प्रेजेंटमेंट। तो यहाँ पे सर ऐसा थोड़ा है कि अगर वो कंट्रावेंशन करेगा तो हम सोचेंगे उसको जो है पेनल्टी देनी है या फिर इम्प्रेजनमेंट देना है, ऐसे तो नहीं है ना सर। मे मतलब क्या, उसको होगी, अगर उसने कॉन्ट्रावेंशन किया तो उसको होगी, या तो पेनल्टी होगी या तो इम्प्रेजनमेंट होगी। बट ऐसा नहीं कि सर वो बच जाएगा, ऐसा नहीं कि बच जाएगा यहाँ पे, तो उसको पनिशमेंट तो होगी। तो यहाँ पे मे को जो है कंपलसरी फोर्स लग रहा है, मे को जो है आपको शैल के जैसे ट्रीट करना है। तो अगर उसने कॉन्ट्रावेंशन किया तो वो लायबल हो जाएगा फॉर पेनल्टी एंड इम्प्रेजनमेंट, या फिर कोई भी उसका जैसे भी मतलब रहेगा पेनल्टी या फिर इम्प्रेजनमेंट से, बट पनिशमेंट तो उसको मिलेगी सर। यहाँ पे मे डाल करके आप ये नहीं कह सकते कि यार हम सोचेंगे, मतलब अगर उसने कॉन्ट्रावेंशन किया तो हम सोचेंगे उसके साथ क्या करना है, पनिशमेंट देनी है नहीं देनी है, ऐसा नहीं है सर। यहाँ पे उसके मे को जो है कंपलसरी फोर्स आ जाता है। आपको जो है लेजिस्लेटर की जो बात है, वो जो कहना चाह रहा है उसको इंटरप्रेट करने के लिए इसको शैल के जैसे जो है मानना पड़ेगा। तो ये एक एग्जांपल हो गया। फिर मस्ट के बारे में इन्होंने बात करी, तो मस्ट इज़ द वर्ड ऑफ कमांड। इसके अंदर जो है मस्ट जो आता है आपका वर्ड ऑफ कमांड, जैसे कि ऑडिटर मस्ट परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। ऑडिटर को जो है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करने यानी कि करने, ठीक है ना। ऑडिटर मस्ट परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, ये उसको कमांड दिया जा रहा है कि भाई तू टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म कर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग जो है आखिरी पॉइंट पे आ गए आपके इसके। तो शेल जो है, शेल दो मैंडेटरी, भले ही आपका शेल मैंडेटरी ऊपर भी हमने देखा था कंपलसरी फोर्स वो रखता है, भले ही आप वो मैंडेटरी फोर्स रखता है, इज टू बी रीड एज मे। तो कभी कभार आपको जो है शेल को भी जो है मे के जैसे जो है रीड करना पड़ता है। ये आपका पूरा का पूरा कंटेक्स्ट पे डिपेंड करेगा कि आपको कब शेल को मे के जैसे लेना है, फिर मे को शेल के जैसे लेना है। कंटेक्स्ट पे ऊपर जो है पूरा का पूरा जो है खेल डिपेंडेंट है। इसी के साथ सर एक और एक रूल हमने यहाँ पे ख़त्म किया, जो कि आता है रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग सेवन्थ रूल की तरफ, जो कि बढ़िया सा जो है रूल है। अगर तुम लोग इसको रात में देख रहे होगे तो तुम्हारे मुंह में काफ़ी सारा पानी आ जाएगा। मेरे मुंह में काफ़ी सारा पानी आ रहा है क्योंकि मैं इसको रात में ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस लेक्चर को। बट मज़ा आएगा सर, यहाँ पे मैं तुमको कुछ चीज़ें समझाता हूँ, और खाने पीने की चीज़ें तो तुम राइट में तुम्हारे देख ही सकते हो, है ना। तो तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा होगा, पता है मेरे को, पर ठीक है सर। कंसेप्ट को समझने के लिए वो चीज़ें मैंने यहाँ पर डाली हुई, अपने मुंह में पानी आने के लिए वो चीज़ें नहीं डाली गई है। ज़्यादा समझते हैं सर, रूल ऑफ एड्यूजडेम जेनेरेस, ठीक है। एड्यूजडेम जेनेरेस एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब हम लोग समझेंगे मतलब क्या होता है। बट ये एक रूल ऑफ एड्यूजडेम जेनेरेस है, ठीक है। नाम से तुमको पढ़ के इस मतलब इच्छा हो रही रहेगी इसको छोड़ देते हैं, बट टेंशन मत लो, तुम्हारे भाई ने इसको इस तरीके से तुमको समझाने का प्लान किया है कि तुमको मज़ा आएगा, ठीक है। तो रूल ऑफ एड्यूजडेम जेनेरिस मतलब क्या सर, मीन्स ऑफ द सेम काइंड और स्पीशीज, मतलब कि वो सेम काइंड के या फिर सेम स्पीशी के हैं। आगे समझेंगे सर, मैं एग्जांपल्स भी आपको दूंगा, बढ़िया समझ में आएगा ये। वह स्पेसिफाइड वर्ड्स पर्टेनिंग टू अ क्लास और अ कैटेगरी और जेनस। जेनस मतलब क्या सर, एक ग्रुप, ठीक है ना, एक ग्रुप जहाँ पे आपके कुछ वर्ड्स जो है, स्पेशल वर्ड्स जो है, वो बिलोंग करते हैं किसी क्लास को, कैटेगरी को या फिर किसी ग्रुप को, यानी कि जेनस को। आर फॉलोड बाय जनरल वर्ड्स, और उसको हम फॉलो करते हैं कौन, जनरल वर्ड्स फॉलो करते हैं। द जनरल वर्ड्स शैल बी कंस्ट्रक्टेड एज लिमिटेड टू द थिंग्स ऑफ सेम काइंड एज दो स्पेसिफाइड, ठीक है सर। इसके ऊपर मैं आपको बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा और जूम करते, ये आ जाते हैं हम लोग इसके ऊपर, ठीक है सर। ये थोड़ा जूम करने में, थोड़ा लोड होने में टाइम लेता है, ठीक है। तो सर अब आ जाते हैं हम लोग ऊपर। पहले आपको मैं इमेज दिखाऊँ ये वाला, ठीक है। ये वाला अगर आप इमेज देखते हो तो आपको ये देखकर क्या लग रहा है, क्या है ये, है सर पनीर बटर मसाला। क्या सर, ये पनीर बटर मसाला, ठीक है। तो मैं अभी आपको सर दो तीन चीज़ें बताता हूँ, दो तीन मैं आपको स्पेसिफिक वर्ड्स देता हूँ। आपके दिमाग में देखना आगे जो अगला वर्ड जो है वो क्या
कौन सा वर्ड आ रहा है, ठीक है। मैं आपको बोलता हूँ पनीर बटर मसाला, मैं आपको बोलता हूँ पनीर टिक्का मसाला, ठीक है। मैं आपको बोलता हूँ पनीर कढ़ाई, मैं आपको बोलता हूँ पनीर हांडी, मैं आपको बोल रहा हूँ पनीर मसाला। ये 5 स्पेसिफिक वर्ड्स मैंने आपको बताया, ये क्या थे, पनीर थे और पनीर प्लस मेन कोर्स था। अभी आप इसके अंदर कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट कर सकते हो। पनीर हिल टॉप मसाला, पनीर भुना मसाला, पनीर तेल कम मसाला, कितने सारे पॉसिबिलिटीज़ बनते बनते हैं आप बताओ, ठीक है। लेकिन आपको मेरा इंटेंशन, यानी कि मान लो मैं लेजिस्लेटर हूँ, आपको लेजिस्लेटर का इंटेंशन तो समझ में आ गया कि लेजिस्लेटर बोलना क्या चाह रहा है। लेजिस्लेटर बोलना चाहता है कि वो जो भी चीज़ें वहाँ पे बता रहा है वो पनीर की होनी चाहिए और प्लस वो मेन कोर्स होनी चाहिए। अब उसके आगे कितनी सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती है, आपको लग रहा है मतलब इतने सारे हमारे देश में होटल रहेंगे कि इसका भी मेन्यू कार्ड उठा लो, पनीर और पनीर के साथ मेन कोर्स के अंदर कितनी सारी वैरायटी होती है आपको तो पता है। भलती मतलब अलग अलग नाम बना देते हैं सर, ठीक है। तो यहाँ पे लेजिस्लेटर चाह कर भी सारी चीज़ों को कवर नहीं कर सकता। ये क्या हुआ, चल रही है ना भाई रिकॉर्डिंग, अरे ठीक है सर, समझते हैं सर। तो सर लेजिस्लेटर चाह कर भी जो है क्या नहीं कर सकता सर, लेजिस्लेटर चाह कर भी सारी चीज़ें वहाँ पे लिख नहीं सकता। तो ऐसे सिचुएशन में सर उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सेट्रा वगैरह ये सारे वर्ड्स जो है यहाँ पे जो है यूज़ करने पड़ेंगे। अगर थोड़ा सा सर फ्लक्चुएशन आ रहा रहेगा तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। थोड़ा सा वो शायद से बीटी दे रहा है सर, उसको बीटी बोलते हैं, बैड ट्रिप बोलते हैं, हाँ। तो सर लेजिस्लेटर चाह कर भी सारी चीज़ें, तो सारी पॉसिबिलिटीज़ तो वहाँ पे कवर कर नहीं सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या करता है, कुछ आपको स्पेसिफिक वर्ड्स बता देगा और स्पेसिफिक वर्ड्स बताने के बाद वो एक्सेट्रा डाल देगा। अब जो भी सर इसके बाद आप एक्सेट्रा के बाद वर्ड्स बोलोगे ना वो सारे जनरल बन जाएंगे। और जितने भी वर्ड्स होने चाहिए ना सर, वो आपकी वो जो पिछली वाली जो काइंड थी ना, जो स्पेसिफिक वर्ड्स उसने बताया, उस स्पेसिफिक वर्ड्स के काइंड से या फिर उस स्पेसिफिक वर्ड्स के क्लास से या फिर कैटेगरी से ही वो बिलोंग करनी चाहिए। तो जितने भी सर मैंने 5 एग्जाम्पल दिए रहेंगे उसके बाद आपके दिमाग में चीज़ें आ रही रहेगी, वो पनीर प्लस मेन कोर्स की आ रही रहेगी। अगर वो उसके अलावा कोई और आ रहा है सर तो वो यहाँ बैठेगा नहीं फिट। क्यों नहीं बैठेगा सर, क्योंकि वो उस जेनस का नहीं है, उस क्लास का नहीं है, फिर उस काइंड का नहीं है सर। तो वही यहाँ पे सर उन्होंने बात बताई हुई है सर। जैसे अभी यहाँ पे मैंने आपको पनीर मसाले का एग्जांपल दिया, वैसे ही मान लेते सर अपने स्नैक्स का, ठीक है। स्नैक्स में भी चाट का अपन जो है एग्जांपल लेते। मैंने आपको बोला सर पानी पूरी, मैंने आपको बोला दही पूरी, मैंने आपको बोला सेव पूरी और एक्सेट्रा डाल दिया। अब इसके बाद आपके दिमाग में क्या आएगा, आलू कचौरी चाट, समोसा चाट, भेल पूरी, है ना सर। अलग 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 आपके डिफरेंट डिफरेंट जो चार्ट्स बनते हैं वो सारे चार्ट आपके पास आते रहेंगे, रगड़ा पैटीज, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स के नाम आप जो है अभी इसके आगे लगा सकते हो, इसके आगे डाल सकते हो। क्यों, क्योंकि आपको एक बार समझ में आ गया कि लेजिस्लेटर का इंटेंशन क्या है, उसने कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स आपको बता दिए, एक्सेट्रा लगा दिया। अब जितने भी आपके वर्ड्स उसके अंदर जनरल वर्ड्स बैठते हैं ना, वो आप उसके अंदर ऐड करते जाओगे जो कि उसी ग्रुप के होते हैं सर, जो कि उसी ग्रुप के। इसके अलावा इसके अंदर आप ये नहीं बोल सकते पिज्ज़ा बर्गर, नहीं, बात हो रही है यहाँ पे किसी चार्ट की बात होगी, तो एक्सेट्रा लगाया हुआ है तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें ही आएंगी जो कि उस ग्रुप से बिलोंग करती है, ठीक है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना, यही सर एडज्यूडम जेनरिस का रूल कहता है कि भाई अगर हम लोग ने कोई आपको स्पेसिफिक वर्ड्स बताए हुए तो उसके बाद जो उसको फॉलो करने वाले वर्ड्स होंगे वो जनरल बन जाएंगे, है ना सर। इसके अंदर स्वीट्स का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। मैंने आपको बताया सर लड्डू, मैंने आपको बताया पेड़े, ठीक है, मैंने बताया आपको बर्फी, डाल दिया एक्सेट्रा। अब आप लिस्ट आपकी मतलब ख़त्म ही नहीं होगी। आप बतेरे मतलब उसके अंदर मिठाइयाँ डाल सकते हो, ठीक है, बूंदी सिंगर, लड्डू, लड्डू के अंदर भी काफ़ी सारी अलग अलग टाइप्स, तो बहुत सारी मिठाइयों की वैरायटी आ जाएंगी। तो ये क्या होगा सर, ये आपका रूल ऑफ एडजस्टमेंट जनरेट हो गया। अभी इतने सारे मैंने आपको एग्जांपल दिए। अब इतने सारे एग्जांपल के बाद सर आप जो है इस मीनिंग को, इस डेफिनेशन को फिर से अपन पढ़ते हैं, ठीक है। मीन्स ऑफ द सेम काइंड और स्पीसीज, ये सारे एग्जाम्पल के अंदर मैंने आपको बता दिया। एक्सेट्रा के बाद जो भी आप वर्ड्स बोलोगे वो पहली बात तो जनरल वर्ड्स बन जाएंगे क्योंकि वो स्पेसिफिक वर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो वर्ड्स आपके दिमाग में आने चाहिए ये उसी काइंड और उसी स्पीसी की होनी चाहिए जिसके हमने आपको स्पेशल वर्ड्स आपको हाईलाइट करके दिए, ठीक है। वह स्पेशल वर्ड्स पर्टेनिंग टू अ क्लास और अ कैटेगरी और अ जेनस आर फॉलोड बाय जनरल वर्ड्स। द जनरल वर्ड्स शैल बी कंस्ट्रक्टेड एज लिमिटेड टू द थिंग्स ऑफ सेम काइंड एज दो स्पेसिफाइड। जैसे कि मैंने आपको बताया था चार्ट वाले में, कि चार्ट वाले में तुम नाम लेते लेते ये नहीं बोल सकते कि पिज्ज़ा भी डाल दो बर्गर भी डाल दो, क्योंकि वो उस सेम काइंड की कैटेगरी के अंदर बिलोंग नहीं कर रहे, वो फिर अलग कैटेगरी होगी। वो फास्ट फूड जंक फूड वो अलग कैटेगरी होगी। हम लोग चार्ट की बात कर रहे हैं, हम लोग पनीर और मेन कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग जो है मिठाइयों के बारे में बात कर रहे हैं। मिठाइयों के बीच में तुम पिज्ज़ा पिज्ज़ा बर्गर चिप्स नहीं घुस सकते ना, मिठाइयों की बात चल रही है। तो उधर ही उतने तक की लिमिटेड है। वो जो स्पेसिफाइड हम लोग ने आपको वर्ड बताया ना, उस कैटेगरी के अंदर जितने भी वर्ड आ सकते हैं उस कैटेगरी अंदर के वर्ड्स आप जो है एक्सेट्रा के बाद जो है मान सकते हो, फिर वो आपके जनरल हो जाएंगे। तो आई आपको सर ये रूल ऑफ एडज्यूडम जनरल
समझ में आएगा। एक बार आप खुद से शांति से रीड करना। ये सारे एग्जाम्पल्स के लिए मैंने फोटो वगैरह आपको लगा के दिया ताकि आपको याद भी रहे। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ अपना रिकॉर्डिंग चल रहा है, हाँ ना चल रहा है। बीच में अगर थोड़ा सा लैग आया रहेगा सर तो इग्नोर कर लेना। कुत्ते वगैरह हो सकता है भौंक रहे हो मेरे इधर, तो उनकी भी आवाज़ मेरे साथ आपको सुननी पड़ेगी, बट कुत्तों से तो अच्छी आवाज़ होगी, तो टेंशन मत लो। ठीक है, नीचे आ जाते हैं हम लोग। एडजस्टमेंट जनरल्स के बारे में हम लोगों ने और भी बातें यहाँ पे की रहेगी, शायद थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगे। आ गया, लोड हो गया। अब आते सर ये रूल ऑफ एडजस्टमेंट जनरल्स है, ये तो हमने समझ तो लिया बेसिक ये रूल है क्या। अब ये समझते कि ये रूल अप्लाई कब होगा, व्हेन दिस रूल ऑफ एडजस्टमेंट जनरल्स अप्लाइज। तो द स्टैट्यूट कंटेन्स एन इनमरेशन ऑफ स्पेसिफिक वर्ड। जब आपका स्टैट्यूट जो है कंटेन करता है इनमरेशन ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स, यानी ये सर आपका स्टैट्यूट जो है आपको एक एक करके जो है कुछ वर्ड्स को समझा रहा है। ठीक है, कि ये वर्ड हो गया, ये वर्ड हो गया, ये वर्ड हो गया, वन बाय वन करके ना वो मल्टीपल वर्ड्स को आपको समझा रहा है। ठीक है, और वो मल्टीपल वर्ड्स कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स है जिसको वो एक एक करके समझा रहा है। तो तब ये एडजस्टमेंट जनरली से अप्लाई होगा। काफ़ी सारे और भी इसके ये है रूल्स है। तो रूल कब अप्लाई होगा, तो काफ़ी सारी और इसकी कंडीशन है। तो पहला कंडीशन क्या होगा, स्टैट्यूट जो है कंटेन करता है इन्यूमरेशन ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स, यानी कि आपको एक एक करके समझा रहा है आपकी स्पेसिफिक वर्ड्स को। सब्जेक्ट ऑफ इन्यूमरेशन कंस्टिट्यूट्स अ क्लास और कैटेगरी। जो भी सब्जेक्ट है आपके, जो भी स्पेसिफिक वर्ड्स है जिसको इन्यूमरेट कर रहा है स्टैट्यूट, यानी कि एक एक करके समझा रहा है, वो कंस्टिट्यूट करते हैं एक क्लास या फिर कैटेगरी, वो बिलोंग करते हैं एक क्लास या फिर कैटेगरी को। ठीक है, दैट क्लास और कैटेगरी इज नॉट एग्जॉस्टेड, यानी कि वो क्लास और कैटेगरी जो है वो कंप्लीट नहीं है। मतलब अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया ऊपर पनीर मसाला का, और पनीर और मेन कोर्स वाले, मैंने पनीर के जितने भी मेन कोर्स वाले आइटम बनते हैं मैंने उसका एग्जांपल दिया, पनीर मसाला, पनीर बटर मसाला, पनीर टिक्का मसाला एक्सेट्रा। अब ये जो कैटेगरी है खत्म ही नहीं हो सकती। मैंने आपको बताया ना, आप दुनिया भर के होटल है, दुनिया भर वाले इतने सारे पनीर के साथ वेरिएशन करते, आप कभी भी इस कैटेगरी को भर पाओगे पनीर और मेन कोर्स वाली, नहीं बन पाओगे। मल्टीपल नाउन्स बनते हैं, मल्टीपल डिशेज बनती है सर पनीर के और मेन कोर्स के अंदर स्पेसिफिक है, पनीर और मेन कोर्स स्पेसिफिक है। ठीक है, ये याद रखना। पनीर के आप बहुत कुछ बना सकते हो, पनीर पिज्ज़ा भी बना सकते हो, पनीर बर्गर, वो नहीं आएगा। मैं यहाँ पे पनीर और मेन कोर्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन मेन कोर्स और पनीर के अंदर कितने सारे वेरिएशंस बन सकते हैं कि वो कैटेगरी कभी कंप्लीट ही नहीं हो सकती। तो इसके अंदर ये कंडीशन उन्होंने बोला कि वो जो क्लास या फिर कैटेगरी है ना, वो एग्जॉस्टेड नहीं होनी चाहिए। वो कहनी चाहिए एग्जॉस्टेड, इज नॉट एग्जॉस्टेड, यानी कि वो कंप्लीट नहीं होनी चाहिए बाय इन्यूमरेशन, यानी कि आप इन्यूमरेट करते करते उसको कभी कंप्लीट ही नहीं कर सकते हो, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद वो आते जाएंगे। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे गई, और एग्जाम्पल भी अपना फिट बैठता है यहाँ पे। सेम मिठाई का ले लो या फिर सेम आप चाट का ले लो। जनरल टर्म्स फॉलो द इन्यूमरेशन, आपके जो भी जनरल टर्म्स रहेंगे एक्सेट्रा के बाद वाले जो भी टर्म्स रहेंगे वो सारे के सारे आपके इन्यूमरेशन को फॉलो करनी चाहिए। पनीर और मेन को एक्सेट्रा के बाद मैंने आपको और बता दिया, पनीर हिल टॉप मसाला, पनीर तेल कम मसाला, शाही पनीर। ठीक है ना, तो पनीर भुना मसाला, अलग 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 कैटेगरी, आप अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग आप उसके अंदर डिशेज लाते जाओगे पनीर के साथ वेरिएशन करके मेन कोर्स के अंदर ही, लेकिन तो ही वो स्पेसिफिक कहलाया जाएगा और उस कैटेगरी को वो बिलोंग भी करेगा। देर इज नो इंडिकेशन ऑफ अ डिफरेंट लेजिस्लेटिव इंटेंट, और आपका जो है कोई डिफरेंट लेजिस्लेटिव इंटेंट होना ही चाहिए। मेरा भी इसके अंदर इंटेंशन था ही ना यार, पनीर और मेन कोर्स, पनीर और मेन कोर्स, क्या 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 इसमें डिफरेंट लग रहा है आपको, कोई डिफरेंट लग ही नहीं रहा है ना। 5 एग्जाम्पल दे दिए, 6 एग्जाम्पल दे दिए, कोई पनीर और मेन कोर्स को ही बता रहे, तो डिफरेंट इंटेंशन हो ही नहीं। पनीर बर्गर, पनीर पिज्ज़ा का मेरा कोई इंटेंशन है ही नहीं, तो तुम उसको उसके अंदर घुसेड़ नहीं सकते हो। ठीक है, दिस रूल हैज़ नो एप्लीकेशन वेयर द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेटर इज क्लियर। अगेन वही मैंने बोला, जब भी आपका इंटेंशन लेजिस्लेटर का क्लियर है, एम्बिग्यूटी कोई नहीं है, तो आप फिर उसको उसके बाद कोई भी रूल को अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब ये रूल ऑफ एडजस्टमेंट जनरल्स है ना, इसके कुछ एक्सेप्शन है सर। इसके एक्सेप्शन क्या है इसको समझते हैं। एक्सेप्शन के अंदर भी मैंने एग्जाम्पल दिए हुए। सबसे पहले एक्सेप्शन का आपका जो है ये आता है, इफ प्रीसीडिंग टर्म्स इज जनरल। प्रीसीडिंग टर्म्स स्पेसिफिक होने चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर प्रीसीडिंग टर्म जनरल है तो फिर ये अप्लाई नहीं करेगा। प्रीसीडिंग टर्म्स आपके स्पेसिफिक होने चाहिए, और वो स्पेसिफिक टर्म्स को जो है कुछ जनरल टर्म्स फॉलो करना चाहिए। प्रीसीडिंग टर्म्स अगर जनरल निकले तो फिर ये रूल एप्लीकेबल नहीं है सर। वेर पर्टिकुलर वर्ड्स एग्जॉस्ट होल जेनस, लेकिन अगर मैंने क्या किया, मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल दिए, एक्सेट्रा लगा दिया, उस एक्सेट्रा के बाद और 2 या 3 ही वर्ड्स अगर आप ऐड करोगे तो जेनस खत्म, आपका ग्रुप खत्म, आपकी कैटेगरी खत्म, वो एग्जॉस्ट हो गए। ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा था क्या कंडीशन, क्या पढ़ा था कि एग्जॉस्ट नहीं होना चाहिए। आपने 2-3 वर्ड और जैसे ही ऐड किए वो एग्जॉस्ट हो गया, खत्म हो गया, तो फिर सर एडजस्टमेंट जनरल्स का रूल अप्लाई नहीं होगा। जैसे कि सर एग्जाम्पल में आप जो है देख सकते हो, प्यारे से हमने कुछ लोगोज को यहाँ पे यूज़ किया, जैसे कि सर टेलीकॉम सेक्टर इंडिया का। ठीक है, मैंने आपको बोला वोडाफोन, मैंने आपको बोला एयरटेल, मैंने आपको बोला जियो एक्सेट्रा। बचे क्या, BSNL, MTNL, खत्म हो गया जेनस, खत्म हो गया ना सर जेनस। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट जनरल्स का आप रूल अप्लाई कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे सर, क्योंकि सर जेनस खत्म हो गया, एग्जॉस्ट हो गया। हमने ऊपर पढ़ा था वो एग्जॉस्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि कंप्लीट नहीं होना चाहिए। इधर तो कंप्लीट हो गया ना सर, 5 ही तो कंपनीज है, 3 के नाम मैंने ले लिए, 2 के नाम आपने ले लिए, खत्म जेनस, खत्म ना जेनस। जैसे कि सर सोशल मीडिया हो गया,
ठीक है। सोशल मीडिया सर ऐसे अगर आप देखने चाहोगे तो आपके फ़ोन में कितने ऐप्स है सोशल मीडिया के, आप देख लो। ठीक है, मैंने आपको बोला फेसबुक, मैंने आपको बोला इंस्टाग्राम, मैंने आपको बोला व्हाट्सअप, लगा दिया एक्सेट्रा। अब आप कितने वर्ड्स जो है और इसके अंदर भर पाओगे? स्नैपचैट, लिंक्डइन, ठीक है, टिकटॉक, यूट्यूब, ट्विटर, खत्म ना सर, खत्म होगा ना। मतलब क्या 3 4 5 वर्ड्स आपने और ऐड किए, 10 आपने सर 10 ऐप्स और बता दिए मेरे को, 15 ऐप्स और बता दिए, खत्म हो गया ना जेनिस। लेकिन 10 15 और वर्ड्स आपने बताया मेरे को, खत्म हो गया जेनिस, एग्जॉस्ट हो गया। लेकिन पनीर और मेन कोर्स वाले में देखो जेनिस खत्म ही नहीं होगा। स्वीट्स वाले में देखो जेनिस खत्म ही नहीं होगा। अरे इतनी सारी सिटीज़ है इंडिया में, हर एक सिटी में जाओ कितने सारे मल्टीपल आपको चार्ट्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग वैरायटी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। खत्म होगा चार्ट वाला जेनिस? नहीं होगा सर। ठीक है, तो वो उधर फिट बैठ रहा था, यहाँ पे ये इधर फिट बैठ रहा है कि भाई ये खत्म हो जा रहे, सोशल मीडिया डालो 10 डालो खत्म हो गए। BSNL MTNL डाल दिया अपन ने टेलीकॉम वाले में, खत्म हो गया जेनिस। तो यहाँ पर सर रूल अप्लाई आपका नहीं होगा। अगर आपका जेनिस को कुछ वर्ड्स आप ऐड करते ही आपका जेनिस खत्म हो जा रहा है, ग्रुप खत्म हो जा रहा है, कैटेगरी खत्म हो जा रही है, अप्लाई नहीं होगा। वह स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स इन्यूमरेट आर एसेंशियली डाइवर्स इन कैरेक्टर्स। जैसे कि सर मैंने बोला कुत्ते, कुत्तों की सर कितनी ब्रीड होती है, उसमें भी मेल फीमेल अलग, कितना डाइवर्स है सर, कितना कितना डाइवर्सिटी है। तो सर वैसी सिचुएशन में फिर आपका जो है क्या नहीं होगा, ये रूल एडजस्टम जनरल्स का अप्लाई नहीं होगा। सर चौथा एक्सेप्शन, लास्ट एक्सेप्शन, थोड़ा सा मैंने इसको साइड में कवर किया हुआ है, नोट्स आप रेफर करोगे आपको सब समझ में आ जाएगा। वेल लेजिस्लेटर एक्सप्रेसली स्टेट दैट जनरल टर्म्स शैल नॉट बी रीड एडजस्टम जनरल्स द स्पेसिफिक टर्म्स। अगर उसने स्पेसिफिक टर्म्स को कुछ इंट्रोड्यूस किया और उसके आगे लिख दिया कि भाई ये जो स्पेसिफिक टर्म्स है इसको आप एडजस्टम जनरल्स करके रीड नहीं करोगे, तो फिर आपका एडजस्टम जनरल्स का रूल अप्लाई नहीं होगा। जब उसने खुद ही बोल दिया कि एडजस्टम जनरल्स का रूल अप्लाई मत करो, तो फिर आप कैसे अप्लाई कर सकते हो? कर ही नहीं सकते ना। तो सर यहाँ पे आपके कुछ 7 रूल्स हमने ख़त्म किए। एडजस्टम जनरल्स का रूल भी यहाँ पे हम लोगों ने ख़त्म किया, 7 रूल्स ख़त्म किए। काफ़ी सारे मैंने आपको एग्जाम्पल दिए। आई होप आपको ये अभी तक सेशन में मज़ा आया तो लाइक कर देना, और कमेंट आखिर में ही करना, मैं बता रहा हूँ पूरा देखना एंड तक, अभी तो और मज़ा आएगा। अभी हम लोग जाएंगे सर सेकेंडरी रूल्स की तरफ पे, ठीक है। मैं नीचे कर दो, ज़्यादा जूम इन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पर जो सेटअप है सर इतना पावरफुल नहीं है कि वो इतना सब कुछ सह सके, बट ठीक है सर, अच्छा कर रहा है, ठीक है, थैंक यू सो मच सेटअप। आ जाते हैं सर कुछ अदर रूल्स की तरफ, और अदर रूल्स के अंदर हमारे जो है ये सेकेंडरी रूल्स होंगे। अभी तक जितने भी 7 रूल अपन ने ऊपर देखे वो प्राइमरी रूल्स थे, प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन। अभी हम लोग देख रहे हैं कुछ सेकेंडरी रूल्स। सेकेंडरी रूल्स के अंदर हम लोग का सबसे पहला रूल आता है सर डॉक्ट्रिन ऑफ नॉक्स्टर एस कोइस, ठीक है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ नॉक्स्टर एस कोइस। सर लैटिन है तो थोड़ा मेरा प्रोनाउंसिएशन हो सकता है इधर उधर, बट डॉक्ट्रिन ऑफ नॉक्स्टर एस कोइस, ये इसका सर मेरे को लगता है प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। बाकी नाम तो आपके स्क्रीन पे है ही, आपके मॉड्यूल्स पे भी होंगे, मेरे नोट्स में भी है। मीन्स व्हेन 2 और मोर वर्ड्स, जब 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स दैट आर ससेप्टेबल ऑफ एनालॉगस मीनिंग, ठीक है ना, दैट आर ससेप्टेबल ऑफ एनालॉगस मीनिंग। एनालॉगस मीनिंग मतलब क्या सर, कहीं ना कहीं सर वो 2 वर्ड्स है ना सेम होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है ना, सिमिलर होंगे कोई ना कोई वे में, तो वो 2 वर्ड्स सिमिलर होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स दैट आर ससेप्टेबल ऑफ एनालॉगस मीनिंग, यानी क्या सिमिलर हो गए इन सम वे, आर कपल्ड टुगेदर, दे आर अंडरस्टूड टू बी यूज्ड इन देयर कॉग्नेट सेंस। वैन जब अपन उसको साथ में लेकर आएंगे ना, वो 2 या 2 से वर्ड्स को, 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को जब अपन साथ में लेकर आएंगे ना, तो अपन को उनको जो है कॉग्नेट सेंस में अंडरस्टैंड करना है, ठीक है सर। ये शायद आपको ये जो लैंग्वेज है वो पढ़ के समझ में नहीं आएगा, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आपको बराबर समझ में आएगा। और इसके ऊपर अगर सर आप रील्स देखते हो और यूट्यूब पर शॉर्ट्स देखते हो ना, एक रील और शॉर्ट्स भी बहुत ज़्यादा वायरल गए थे, ठीक है ना, एक रील और एक शॉर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल गया था। वो रील या शॉर्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा, डॉक्ट्रिन ऑफ नॉक्स्टर एस सोइक्स, ठीक है, जो भी इसका नाम है, नॉक्स्टर एस सोइक्स, आपको बराबर समझ में आ जाएगा, मेरी गारंटी है सर। वो रील भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले चलते वो रील देखते हैं सर। रील से पहले एक ICI मॉडल का एग्जांपल है, इसको समझना, उसके बाद वो रील देखेंगे हम लोग, आपको बढ़िया बढ़िया समझ में आएगा। ये फ्रेश ऑरेंज जूस इज़ नॉट अ फ्रूट जूस। जो आपका फ्रेश ऑरेंज जूस है ना, ये एक फ्रूट जूस नहीं। आप बोलोगे हाँ ये क्या बात कर रहे हैं, फ्रेश ऑरेंज जूस फ्रूट जूस, तो फ्रूट जूस तो है, और क्या है, मैं बताता हूँ सर वो क्या है, आओ। सर ये है वो वीडियो जिसकी मैं बात कर रहा था, जिससे आपको पूरा नॉस्ट्रेजेक्स का कंसेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा, तो इसको ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगा पूरा। गुड डे। कैशू आमंड कुकीज, इसमें कितना कैशू और आमंड होगा? 50-60% तो होना चाहिए गुड डे में, अगर मैं कैशू और आलमंड देख रहा हूँ तो। आमंड 1.4% एंड कैशू 0.4%। होल व्हीट मारी, द एंटायर पॉइंट ऑफ होल व्हीट इज कि इसमें मैदा नहीं होगा। इसमें 52% मैदा है और 19.5% होल व्हीट। अश्वगंधा, टर्मरिक, तुलसी, गिलोय, आंवला, 5 हर्ब का मेंशन किए गए हैं और पांचों हर्ब मिला के 0.1% है। दिस इज बीइंग सोल्ड एज न्यूट्रीचॉइस हर्ब्स। किसान हेजलनट चोको पीनट स्प्रेड, ओके। इसमें
हेजलनट है ही नहीं. हाँ द नेम ऑफ द केचप इज फ्रेश टमेटो केचप. यहाँ पीछे में लिखा है, यहाँ एस्टेरिस्क साइन है, दिस इज ओनली अ ब्रांड नेम / ट्रेडमार्क एंड डज नॉट रिप्रेजेंट इट्स ट्रू नेचर. मतलब फ्रेश टमाटो सिर्फ नेम है और नाम उसमें रख दो फ्रेश. फ्रेश टमेटो. वाह, सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व. ORSL नीचे में लिखा है, नॉट एन ORS. उसका टर्न अराउंड करो, डू नॉट कंज्यूम ड्यूरिंग डायरिया. सब लोग कंज्यूम ORS उसी में करते हैं. या तो यू आर जस्ट सेइंग कि ठीक है लोग लिख रहे हैं, होगा उसका असर भी, बट 0.1%. जैसे वो होता है ना, डिटॉल में दिखाते हैं ना, एक कीटाणु बच गया, हाँ तो वो उतना ही इफेक्ट होगा आपको. तो सर यही था आपका ये जो पूरा कंसेप्ट था सर, जो कि आपका सेकेंडरी रूल के अंदर पैरा रूल आता है सर, डॉक्ट्राइन ऑफ नॉक्सटेरेस्कोइक्स का, जिसके अंदर सर उन्होंने आईसीआई के अंदर भी, आईसीआई मॉड्यूल की अगर आप जाके खोल के देखते हो तो आपको यही बात उधर लिखी हुई मिल जाएगी. क्या? फ्रेश जूस इज नॉट अ फ्रूट जूस सर. मतलब उसके अंदर सिर्फ हमने क्या किया है, ऑरेंज का थोड़ा सा कलर डाल दिया, एक्सट्रैक्ट डाल दिया, पानी है, ढेर सारी शुगर है, थोड़े से प्रिजर्वेटिव डाल दिए और आपको वो बेच रहे हैं सर. जैसे कि आप सर यहाँ पे देख भी सकते हो, यहाँ पे मैंने रियल का एक फोटो यहाँ पे लगाया हुआ है आपके लिए सर. रियल फ्रूट जूस सर हमको पता है, तो नाम उसने रखा है रियल फ्रूट जूस की, मतलब असली फ्रूट जूस है. लेकिन सर रियल जो है उसका ब्रांड नेम है सिर्फ. रियल इज नॉट वो रियल फ्रूट जूस की रियल पल्प से, ऑरेंज के पल्प से उसको एक्सट्रैक्ट करके बनाया गया है. ठीक है, सिर्फ रियल सिर्फ उसका नाम है, ट्रेडमार्क है, उसका पेटेंट है. जैसे किसान फ्रेश टमाटो, अब वो फ्रेश टमाटो से थोड़ा बना हुआ है सर. ठीक है ना, दैट इज नॉट मेड ऑफ फ्रॉम फ्रेश टमाटो सर. ये सिर्फ आपका जो है प्रिजर्वेटिव इसके अंदर यूज़ किए गए हैं सर बहुत सारे. जैसे कि न्यूट्री चॉइस है, न्यूट्री चॉइस क्या, न्यूट्री चॉइस हर्ब्स है. अब न्यूट्री चॉइस हर्ब्स के अंदर आपको हर्ब्स थोड़ा ना मिल रहे, सिर्फ नाम है सर उसका न्यूट्री चॉइस हर्ब्स. उसने फ्लेवर्स डाल के रखे हैं, थोड़े बहुत पाउडर वगैरह मिला के रखे हुए, और वो उसको सर बेच रहा है. ठीक है ना सर. तो जैसे अभी अमूल कूल है, जैसे मिल्क रोज है, जैसे हम लोग के इसमें मतलब जब छोटे होते थे सर तो मिल्क रोज बोलते थे. ठीक है सर, तो मिल्क रोज के अंदर क्या होता है, मिल्क रोज सर मिल्क का, दूध का बना हुआ रोज तोड़ना है. पिंक कलर का वो सिरप है सर, उसको दूध के अंदर मिला रहे हैं, उसको मिल्क रोज बोल रहे हैं. हाँ, वो तोड़ना सर असली का सर, ये फूल तोड़ना है सर दूध का बना हुआ. हाँ, ऐसा तोड़ना है सर कोई. तो सर वो ये फ्रेश जूस इज नॉट अ फ्रूट जूस सर. ये इधर उन्होंने समझाया कि नॉस्टर है सोइक्स का मतलब क्या होता है सर, मीन्स व्हेन 2 और मोर वर्ड्स दैट आर ससेप्टेबल ऑफ एनालॉगस मीनिंग, यानी कि सिमिलर होंगे सर कुछ ना कुछ वे में. जैसे अभी फ्रेश ऑरेंज जूस है तो कहीं ना कहीं सिमिलर होंगे पर वो फॉर फ्रूट जूस, बट कहीं पे थोड़ा ना उधर लिखा हुआ है कि इसके अंदर ऑरेंज का एक्सट्रैक्ट है, उसको वो करके दिया हुआ है. या आप आपके आईसीआई मॉड्यूल में देखना, सेम आपको ये एग्जाम्पल दिया हुआ है इसके अंदर. और उसी से चलते हुए सर वो रील कनेक्ट हो रही थी, तो मैंने आपको कनेक्ट करवा के दिया. अगर आप लोगों ने कभी वो पहले रील या फिर शॉर्ट की तरह यूट्यूब पे वो वीडियो देखा रहेगा जो इससे पहले मैंने आपको दिखाया, तो आपको बराबर ये कंसेप्ट समझ गया रहेगा. नहीं भी तो सर वो वीडियो देखने के बाद आपको समझ ही गया रहेगा कि भाई ये कंसेप्ट है क्या सर, कि दैट आर ससेप्टेबल ऑफ एनालॉगस मीनिंग आर कपल्ड टुगेदर, दे आर अंडरस्टूड टू बी यूज्ड इन देयर कॉग्निट सेंस. मतलब जिस सेंस में वो यूज़ होने चाहिए सर, जो एक्चुअल में जो बंदा उस चीज़ को जो इंटेंशन से बेच रहा है, आप उसको उस इंटेंशन से समझो. उसका जो जनरल मतलब होता है ना सर, आप उसको उस सेंस से मत समझो. ठीक है, अभी जैसे फ्रेश ऑरेंज जूस है, फ्रेश ऑरेंज जूस से सब नॉर्मली लोग क्या समझेंगे कि यार फ्रूट होगा, ऑरेंज होगा, ऑरेंज को यहाँ पे क्रश करके उसका पूरा एक्सट्रैक्ट निकाल के फ्रेश जूस हमको दिया है सर, नो एडेड शुगर, नो वाटर, नथिंग, प्योर ऑरेंज से निकाला हुआ जूस होगा फ्रेश जूस, मतलब वही लग रहा है. लेकिन सर वो वैसा है ही नहीं, उसको पूरा मिलावट करके बनाया गया और उसके पीछे नाम एक ट्रेडमार्क करके ले लिया गया और लगा दिया गया कि भाई ये क्या है, ये फ्रेश ऑरेंज जूस है. ठीक है सर, तो उसको आप उसको वैसे इसमें लो, ये आपका जो है पूरा कंसेप्ट है. और उसके बाद इसके अंदर दूसरा एक रूल आता है सर, डॉक्ट्राइन ऑफ कंटेम्प्रोरिया एक्सपोसिटो. इसके अंदर सर 2 लैटिन फ्रेजेस यहाँ पे यूज किए हुए, सेम आपको पिक्चर मॉड्यूल के अंदर भी देखने को मिल जाएगा. तो ये जो पहले वाला लैटिन फ्रेज है उसका मतलब क्या होता है सर, दिस मीन्स अ लॉ शुड बी अंडरस्टूड इन द सेंस इन विच इट वॉज अंडरस्टूड एट द टाइम व्हेन इट वॉज पास. जब वो पास हुआ था सर, उसको जिस टाइम पे जब जिन्होंने भी पास किया तो जैसे समझा था आपको भी वैसे ही समझना पड़ेगा. और दूसरा वाला लैटिन फ्रेज को अगर आप देखोगे तो उसका मतलब क्या होता है सर, मीन्स कस्टम इज बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ. आपका जो कस्टम है बहुत ज़्यादा बेस्ट इंटरप्रेटर है ऑफ लॉ की. अगर आपको इंटरप्रेट करना है किसी भी चीज़ को, कोई पुरानी चीज़ को, तो आप कस्टम को देखो, आपको समझ में आ जाएगा. रिमेंबर करना सर, ये जो आपका डॉक्ट्राइन ऑफ कंटेम्प्रोनिया एक्सपोसिटो है, ये किधर अप्लाई होगा, ये सिर्फ अप्लाई होगा सर उन्हीं स्टैट्यूट को जो कि एंशियंट स्टैट्यूट है, जो कि बहुत ज़्यादा पुराना स्टैट्यूट है, सिर्फ उनको ये एप्लीकेबल रखा, जो कि ब्रिटिशर्स के से भी पहले वाले ब्रिटिशर्स या फिर ब्रिटिशर्स से पहले वाले जो एक्ट्स है सर, उनके टाइम के जो एक्ट्स है, उनके टाइम के स्टैट्यूट्स है, उनको समझने के लिए आप सिर्फ ये वाला जो है रूल को फॉलो कर सकते हो. जो आपके मॉडर्न एक्ट्स है, जो आपके लेटेस्ट एक्ट्स है, आप उनको समझने के लिए जो है यहाँ पर इन जो रूल्स है इनको यूज़ नहीं कर सकते सर. तो यहाँ पर सर हमारा जो सेकेंडरी रूल्स है वो भी यहाँ पे ख़त्म होते हैं. प्राइमरी रूल्स पहले हम लोग ख़त्म किए, 7 प्राइमरी रूल्स हमने देखे, 2 सेकेंडरी रूल्स देखे. इसके बाद जितने भी रूल्स थे आपके इंटरप्रिटेशन को लेकर के, वो यहाँ पे मैंने पूरे के पूरे कवर करवा दिए अच्छे से, एकदम अच्छे से एग्जांपल्स देके आपको कवर किया है. तो आपको
मज़ा आ रहेगा तो आप लाइक ज़रूर से करना। लेकिन ये अभी तक चैप्टर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। इसके अंदर जो है कुछ एड्स बचे हुए हैं कि अगर आप इंटरप्रिटेशन करते हुए आपको कोई दिक्कत आ रही है, कंस्ट्रक्शन करते हुए आपको दिक्कत आ रही है, तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना कि अगर अपने को जख्म हुआ तो अपन फर्स्ट एड लगाते हैं वहाँ पे। तो वैसे ही यहाँ पे भी अगर एम्बिग्यूटी आ रही है, आपको कोई दिक्कत आ रही है इंटरप्रिटेशन करने में, कोई भी तकलीफ हो रही है, तो आप एड लो। वो एड दो तरीके के हो सकते हैं, इंटरनल एड्स हो सकते हैं या फिर एक्सटर्नल एड्स हो सकते हैं। याद रखना सर कि जो इंटरनल और एक्सटर्नल एड है ये आप तभी यूज़ कर पाओगे जब आपको लॉ के अंदर स्टैट्यूट के अंदर कोई एम्बिग्यूटी मिल रही है। जब तक आपको एम्बिग्यूटी नहीं मिल रही है तब तक आप इन एड्स का जो है यूज़ नहीं कर सकते हो। जो भी है फिर आपको एज इट इज़ मान के चलना पड़ेगा अगर एम्बिग्यूटी वगैरह कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले सर इंटरनल एड्स के अंदर आप देख सकते हो लॉन्ग टाइटल के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही पंचायत टॉपिक से, बट एक बार अपने को पढ़ने पड़े ही क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए मैं आपको कवर करके दे रहा हूँ। क्विकली कवर करूँगा क्योंकि टाइम पास है, अपने को ये मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें पता है, तो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो लॉन्ग टाइटल हो गया, प्रीएम्बल हो गया, हेडिंग हो गया, मार्जिनल नोट्स हो गए, डेफिनेशनल सेक्शंस हो गए, इलस्ट्रेशन हो गया, प्रोविजो हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया, स्केड्यूल्स हो गया, सेविंग क्लॉजेज हो गया, नॉन एब्सेंटेड क्लॉज हो गया, रीड द स्टैट्यूट एज अ होल, ये सारे क्लॉजेज हो गए सर। ये सारे क्लॉजेज बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें जो हो गई ये सारे आपके इंटरनल एड्स हो जाएंगे आपके इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन के लिए। अभी इनको एक एक करके इन्होंने चीज़ों को डिटेल में समझाया हुआ है। जैसे कि लॉन्ग टाइटल को इन्होंने बताया क्या, ये एक ऐसा एनैक्टमेंट वुड बी नोन बाय अ शॉर्ट टाइटल एंड अ लॉन्ग टाइटल। आपका जो एनैक्टमेंट है वो या तो शॉर्ट टाइटल से डिनोट किया जाएगा या फिर एक लॉन्ग टाइटल से नोन किया जाएगा। रिलेवेंस ऑफ शॉर्ट टाइटल क्या है, तो मियरली आइडेंटिफाइज द एनैक्टमेंट एंड इज चूजन मियरली फॉर कन्वीनियंस। कन्वीनियंस के लिए आप शॉर्ट टाइटल्स को चूज करते हो, एंड यहाँ पे लॉन्ग टाइटल्स को आप किसके लिए चूज करते हो, तो इनका लॉन्ग टाइटल का रिलेवेंस क्या होता है, तो डिस्क्राइब्स द एनैक्टमेंट। आपकी एनैक्टमेंट को पूरा का पूरा जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। इज अ पार्ट ऑफ द एक्ट रिफर टू असर्टेन द ऑब्जेक्ट स्कोप द पर्पस ऑफ द एक्ट। ये आपके जो लॉन्ग टाइटल है वो पर्पस को समझाते हैं, आपके स्कोप को समझाते हैं, और जो है आपको जो है ऑब्जेक्ट को बताते हैं, आपके स्टैट्यूट के ऑब्जेक्ट को बताते हैं ये लॉन्ग टाइटल्स। उसके बाद आ जाते हैं प्रीएम्बल। प्रीएम्बल का रिलेवेंस क्या है, तो यहाँ पे प्रीएम्बल का रिलेवेंस क्या है, तो प्रीएम्बल भी आपको स्कोप बताता है, ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है, आपके पर्पस के बारे में बताता है, एक्ट के कॉम्प्रहेंसिवली बताता है। लॉन्ग टाइटल आपको इतना कॉम्प्रहेंसिवली नहीं बताता जितना प्रीएम्बल आपको बताता है। द प्रीएम्बल ऑफ स्टैट्यूट इज अ पार्ट ऑफ द एनैक्टमेंट। ये एनैक्टमेंट का पार्ट ही होता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या रहता है, तो कैन लेजिटिबिलिटी भी यूज फॉर कंस्ट्रूइंग, आप इंटरप्रिटेशन के लिए इसको यूज कर सकते हो। डज नॉट ओवरराइड द प्लान प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। आपके किसी भी प्रोविजन को ये ओवरराइड नहीं करता है प्रीएम्बल। वेयर इफ द वर्ड ऑफ द स्टैट्यू गिव्स राइज टू डाउट्स एज टू इट्स प्रॉपर कंस्ट्रक्शन द प्रीएम्बल कैन ऑट टू बी रिफर्ड इन ऑर्डर टू अराइव एट अ प्रॉपर कंस्ट्रक्शन। तो वही सर अगर आपको एम्बिग्यूटी आ रही है, आपको सही ढंग से इंटरप्रेट करने नहीं आ रहा, तो आप प्रीएम्बल को रिफर करो, आप उसको अच्छे से इंटरप्रेट कर पाओगे। उसके बाद आता है सर हेडिंग टाइटल ऑफ चैप्टर। सर हेडिंग एंड टाइटल ऑफ चैप्टर क्या है सर, इसमें पढ़ने जैसे कुछ है नहीं, तो उसको आप छोड़ सकते हो। उसके बाद अब आ जाते हैं मार्जिनल नोट्स के ऊपर। पे मार्जिनल नोट्स क्या होता है, तो सर ये समरीज होती है एंड साइड नोट्स होते हैं जो कि आपको ऑफन फाउंड किए जाते हैं एट द साइड ऑफ अ सेक्शन, ग्रुप ऑफ अ सेक्शन इन एन एक्ट। जो भी आपके ग्रुप ऑफ सेक्शन होते हैं एक्ट के अंदर, आपके सेक्शंस होते हैं, उसके आसपास आपको सर समरी या फिर साइड नोट्स मिल जाते हैं, वो आपके मार्जिनल नोट्स बोलते हैं उसको हम लोग। दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ इनैक्टमेंट, आपकी इनैक्टमेंट के पार्ट नहीं होती है। दे वर नॉट प्रेजेंट व्हेन द एक्ट वाज पास्ड इन पार्लियामेंट बट इंसर्टेड आफ्टर द एक्ट हैज़ बीन सो पास। ये सर आपके पार्लियामेंट के थ्रू जब एक्ट पास होता है उसके बाद ये एक्ट के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं। ये पास जब हुआ था उसके साथ नहीं आते, बाद में आते, उसके अलग से आते हैं। रिलेवेंस परपोर्टिंग टू सम अप द इफेक्ट ऑफ द सेक्शन और सेक्शंस। आपके सेक्शन या फिर सेक्शन का जो भी इफेक्ट आता है उसको ये आपको सम अप करके देते हैं, एक समरी बना करके दे देते हैं। उसके बाद हम लोग अगला डेफिनेशनल सेक्शंस एंड इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस के ऊपर में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंटरनल एड्स पढ़ रहे हैं कि कहीं पर भी आपको दिक्कत आती है, कोई डाउट्स आते हैं, एम्बिग्यूटी आती है, तो आप इंटरनल एड्स को रिफर कर सकते हो, तो उससे आपको जो है आपके वो डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे। तो अब तक हमने 4 चीज़ें देख ली, अभी हम लोग 5वीं चीज़ देख रहे हैं, वो देख रहे हैं डेफिनेशनल सेक्शंस या फिर इंटरप्रिटेशनल क्लॉजेस। तो ये क्या होता है सर, तो बेसिकली सर यहाँ पे मीनिंग हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे इसका क्या होता है। तो व्हेन अ वर्ड फ्रेज इज डिफाइंड एज हैविंग अ पर्टिकुलर मीनिंग इन द इनैक्टमेंट, आपका कोई वर्ड या फिर फ्रेज पर्टिकुलर मीनिंग लेके इनैक्टमेंट के अंदर जो है डाला गया है, तो आपको उसकी वही मीनिंग को जो है कंसिडर करना पड़ेगा, आप उसकी कोई अलग से मीनिंग नहीं लगा सकते हो। इट इज़ एन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, मतलब कि कंप्लीट डेफिनेशन है वो। इट इज़ दैट मीनिंग अलोन विच मस्ट बी गिवन टू इन इंटरप्रेटिंग अ सेक्शन ऑफ द एक्ट। आप कोई भी एक्ट को अगर सेक्शन को इंटरप्रेट कर रहे हो तो आप सिर्फ उसी मीनिंग को कंसिडर करके उसको इंटरप्रेट कर सकते हो, कोई और कोई मीनिंग को लेकर के आप इंटरप्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि सर वो डेफिनेशन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, कंप्लीट डेफिनेशन है, क्लियर डेफिनेशन है, तो आपको उसी सेंस में उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पर्पस क्या होता है सर इनका, तो टू प्रोवाइड अ की टू द प्रॉपर इंटरप्रिटेशन ऑफ द एनैक्टमेंट। आपका इंटरप्रिटेशन प्रॉपर तरीके से हो सके, अच्छे सही ढंग से हो सके, इसका ये जो है यहाँ पे पर्पस होता है। टू शॉर्टन द लैंग्वेज ऑफ द इनैक्टिंग पार्ट बाय अवॉइडिंग रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड्स कंटेंट इन द डेफिनेशन।
डेफिनेशन पार्ट के अंदर जो रिपीटेड वर्ड्स होते हैं उसको हम लोग शॉर्ट करके जो है उसको अवॉइड करना चाहते हैं, मतलब रिपीटेशन हम लोग अवॉइड करना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग आपके सर ये जो डेफिनेशनल सेक्शंस या फिर इंटरप्रिटेशनल क्लॉज इनका यूज़ करते हैं। टाइप्स क्या क्या होते हैं इनके, तो सबसे पहला टाइप होता है सर आपका रिस्ट्रिक्टिव एंड एक्सटेंटिव डेफिनेशंस। ये कौन से आपके डेफिनेशंस होते हैं तो समझते हैं इसको। डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड एक्सप्रेशन इन द डेफिनेशन सेक्शन में रिस्ट्रिक्टिंग ऑफ इट्स ऑर्डिनरी मीनिंग और मे बी एक्सटेंसिव टू द सेम। आपकी जो भी ऑर्डिनरी मीनिंग है आपको वो बता देता है और सिर्फ आप उसी ऑर्डिनरी मीनिंग को कंसिडर कर सकते हो, उसके अलावा और कोई आप मीनिंग को कंसिडर नहीं कर सकते। ये होता है आपके रिस्ट्रिक्टिव एंड एक्सटेंसिव डेफिनेशंस। उसके बाद आते हैं एम्बिग्यूअस डेफिनेशन। एम्बिग्यूअस डेफिनेशंस क्या होते हैं, तो समटाइम्स द डेफिनेशन सेक्शन में इटसेल्फ भी एम्बिग्यूअस, कुछ डेफिनेशन ही आपके लिए एम्बिग्यूटी ये कर सकते हैं, एम्बिग्यूटी पैदा कर सकते हैं। एंड सो हैव टू बी इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। इसके लिए आपको अदर प्रोविजन जो है एक्ट के उनको कंसिडर करना पड़ेगा। हैविंग रिगार्डेड टू द ऑर्डिनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड डिफाइंड, सच टाइप ऑफ डेफिनेशन इज नॉट टू बी रीड इन आइसोलेशन। आपको सर उसको मतलब जो एम्बिग्यूटी आपको पैदा कर रही है डेफिनेशन, फिर आप उसके लिमिटेड मत रहो, फिर आप लॉजिकल कंस्ट्रक्शन करो। हमने पीछे ऊपर पढ़ा था ना कि अगर आपका ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन सही नहीं बैठा, लॉजिकली फ्लॉड है, तो आप क्या करो, आप आपका जो है लॉजिकल कंस्ट्रक्शन पे आ जाओ। तो इधर भी हम आपको बोल रहे हैं कि एम्बिग्यूटी आ रही है, आप लॉजिकल कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दो। सच टाइप ऑफ डेफिनेशन इज नॉट टू बी रीड इन आइसोलेशन। इसका मतलब ये होता है इट मस्ट बी रीड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द फ्रेज विच इट डिफाइंस टू गिव एक्यूरेसी एंड सर्टेनिटी टू अ वर्ड और फ्रेज। आप थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करो, सोचो क्या किस कंटेक्स्ट में वो लिखी गई रहेगी, और जिस कंटेक्स्ट में वो लिखी गई रहेगी उसको उस तरीके से जो है डिफाइन करो, उस तरीके से उसको इंटरप्रेट करो। फिर आता है सर डेफिनेशन सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्ररी कंटेक्स्ट, यानी कि एक ऐसी डेफिनेशन है जिसका कोई कॉन्ट्ररी मतलब कि दूसरा चीज़ भी होता है, यानी कि वेग, ठीक है ना। एक मतलब एक जो है एक बात के दो मतलब निकल रहे हैं, तो वैसा ही हो रहा है कि कुछ कॉन्ट्ररी कंटेक्स्ट भी निकल रहा है सर उसका डेफिनेशन का। तो व्हेन अ वर्ड इज डिफाइंड टू बियर अ नंबर ऑफ इंक्लूसिव मीनिंग्स, देन द सेंस इन विच द वर्ड इज यूज्ड इन अ पर्टिकुलर प्रोविजन मस्ट बी असर्टेन फ्रॉम द कंटेक्स्ट ऑफ अ स्कीम ऑफ द एक्ट, द लैंग्वेज ऑफ द प्रोविजन एंड द ऑब्जेक्ट इंटेंडेड टू बी सर्व देयर बाय। तो वही सर उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसके ऑब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करो, क्या लैंग्वेज उसके अंदर प्रोविजन के अंदर यूज़ करिए, उससे कंटेक्स्ट को समझने की कोशिश करो, और उसके बाद आपका जो है वो एम्बिग्यूटी है वो सर क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे हमारा सर इन्होंने ये भी खत्म कर दिया, यहाँ पे इतना ही इन्होंने पार्ट यहाँ पे बताया। मॉड्यूल के अंदर भी देखोगे तो इतना ही पार्ट बताया, बस उन्होंने पैराग्राफ में डाला हुआ। इधर जो है इन्होंने जो है पॉइंट पॉइंट वन पे पॉइंट फॉर्मेट में डाला हुआ है, तो काम ईजी हो गया। लेकिन ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और मैंने कहा बहुत बेसिक चीज़ है सर ये, एंड वाला पार्ट तो बहुत बेसिक है, लेकिन ये बेसिक पे भी 1-2 मार्क के आंसर, 1-2 मार्क के क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने क्वेश्चन बैंक चेक किया तो आ रहे, इसके लिए मैं कवर करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे डेफिनेशनल सेक्शंस, इंटरप्रिटेशन क्लॉज, ये इंटरनल एट का 5th पार्ट भी हमने कवर किया। 6th पार्ट की तरफ चलेंगे तो इलस्ट्रेशन होता है। अब इलस्ट्रेशन क्या होता है सर, हमको जो हमारे प्रोविजन के नीचे जो कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह दिए जाते हैं ना, हमारे को इलस्ट्रेशन वगैरह करके दिए जाते हैं, ये कुछ वो होते हैं। ये कभी कभार जो है प्रोविजन, मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये आपके प्रोविजन का हिस्सा नहीं होते, बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस पे ये आपके प्रोविजनल का हिस्सा भी बन जाते। तो बस उन्होंने इसके अंदर ये बात करी हुई है, पूरा क्रक्स मैंने आपको निकाल के बता दिया। एक बार आप खुद से रीड कर लेना, आपको सही में समझ में आ जाएगा। जितना इंपॉर्टेंट पार्ट था, जहाँ मेरे को आपको एक एक चीज़ का मीनिंग बनाना पड़ रहा था वर्ड टू वर्ड, वो मैंने सब बताया। ये एकदम बेसिक चीज़ें सर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार। कंपनी लॉ पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, नेगोशिएशन पढ़ा है, अगर किसने नवंबर में अटेम्प्ट दिया रहेगा तो ये तो बेसिक से चीज़ें सर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो ऐसा प्रोविजो, अभी प्रोविजो क्या है सर, एक्सेप्शन के लिए हम लोग प्रोविजो को यूज़ करते हैं। तो ये उन्होंने बताया है, प्रोविजो इज टू एक्सेप्ट समथिंग, किसी चीज़ को अगर एक्सेप्ट करना है तो आप प्रोविजो लेकर के आ जाते हो, आउट ऑफ द एनैक्टमेंट, और टू क्वालिफाई समथिंग स्टेटेड इन द एनैक्टमेंट, या फिर कुछ आप चीज़ को क्वालिफाई करना चाहते हो, अलग से हटाना चाहते हो उसको, विच वुड बी विद इन इट्स परव्यू इफ द प्रोविजो वर नॉट देयर। अगर अब प्रोविजो नहीं होता तो फिर वो उसके परव्यू में आ जाता है, यानी कि उस पर भी फिर वो प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाता है, वो पर्टिकुलर चीज़ पे जिसको हमने अलग से एक्सेप्ट किया हुआ है। Usually a proviso is embedded in the main body of the section and becomes an integral part of it. Effect क्या रहता है, तो to qualify the preceding enactment which is expressed in terms which are too general. Basically आपने वो चीज़ को उसके अंदर इंक्लूड किया हुआ था, उसको हमको एक्सेप्ट करना है, यहाँ से क्वालिफाई करना है, यहाँ से हटाना है, तो इसलिए हम लोग प्रोविजो लेकर के आ रहे। सिंपल सी बात उन्होंने यहाँ पे कही हुई है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ऊपर, डिफरेंस विद रिलेटेड टर्म्स। आपके रिलेटेड टर्म्स के अंदर डिफरेंस क्या होता है, तो डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोविजो, एक्सेप्शन एंड सेविंग क्लॉज। बेसिकली हम लोग अलग अलग चीज़ों के साथ कंपेयर कर रहे हैं आप प्रोविजो को। तो प्रोविजो क्या होता है, सेविंग क्लॉज क्या होता है, और एक्सेप्शन क्या होता है, इसको हम लोग समझ रहे हैं। प्रोविजो मत एक्सेप्शन मतलब क्या, तो एक्सेप्शन इज इंटेंडेड टू रिस्ट्रिक्ट द इनएक्टिंग क्लॉज टू पर्टिकुलर केसेस। मतलब एक्सेप्शन क्या करते हो, तो आप रिस्ट्रिक्ट करते हो आपके एक पर्टिकुलर इसको प्रोविजन को, कि भाई आपके सिर्फ ये क्लॉजेस एप्लीकेबल रहेंगे, ये क्लॉज एप्लीकेबल ही नहीं रहेंगे, आप अलग से उसको हटा नहीं रहे हो। मतलब कि पहले वो प्रोविजो क्या है, मतलब प्रोविजो पहले कोई चीज़ उसके परव्यू में आ रही थी, आपने उसको बाद में अलग से हटाया, वो हो गया प्रोविजो। अब एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन मतलब वो पहले से उसके अंदर इंक्लूडेड ही नहीं है, हम लोग पहले से उसको आपको हटा करके बता रहे कि इसको कभी इसके अंदर इंक्लूड करना मत, ये अलग से, ये अलग क्लॉजेज है, ये अलग क्लॉजेज है,
इन सेट ऑफ क्लॉजेस पे आपका जो है प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, इन सेट ऑफ क्लॉजेस पे आपका प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, एक्सेप्शन में आते हैं उसके। तो ये यहाँ पे जो है एक्सेप्शन का मतलब होता है। प्रोविजो का मतलब क्या रहता है, तो प्रोविजो के अंदर मतलब सारी चीज़ें पहले कवर हो रही थी एक प्रोविजन के थ्रू, उसके अंदर से कुछ चीज़ें हमने निकाल करके जो है साइड कर दी, तो उसके लिए हम लोग प्रोविजो लेकर के आते हैं। तो प्रोविजो इज यूज टू रिमूव, देखा उसने वर्ड क्या यूज़ किया, रिमूव स्पेशल केसेस फ्रॉम जनरल इनैक्टमेंट एंड प्रोवाइड फॉर देम स्पेशली। उनको हम लोग रिमूव करते हैं आपके जनरल इनैक्टमेंट से, और उसके लिए अलग से हम लोग बातें लिखते हैं। फिर आता है सेविंग क्लॉज। सेविंग क्लॉज करते हैं, सेविंग क्लॉज इज यूज टू प्रिजर्व फ्रॉम डिस्ट्रक्शन सर्टेन राइट्स। सेविंग क्लॉज यानी कि हम लोग कुछ हमारे राइट्स को डिस्ट्रक्ट होने से, डिस्ट्रॉय होने से, खत्म होने से बचाते हैं। रेमेडीज और प्रिविलेजेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, बेसिकली ये क्या है, रेमेडीज है या फिर प्रिविलेजेस है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट भी करते हैं। तो यहाँ पे ये हमने डिफरेंसेस देख लिए। फिर उसके बाद आता है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या होता है सर, तो एक्सप्लेनेशन बेसिकली आपके प्रोविजन को जो है ऑल डिटेल के अंदर जो है अलग अलग जो है सिचुएशंस लेकर आकर के जो है एक्सप्लेन करते हैं, तो वो आपका जो है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का पार्ट हो गया। फिर स्केड्यूल्स क्या होते हैं, तो सर ये सर अगेन आपका एक्ट का पार्ट ही होता है सर, जो कि आपके कंस्ट्रक्शन के पर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। इनका रिलेवेंस क्या होता है, तो इफ देयर अपीयर्स एनी इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द स्केड्यूल्स एंड द इनैक्टमेंट्स शैल ऑलवेज प्रिवेल। याद रखना, अगर आपका इनकंसिस्टेंसी होता है स्केड्यूल एंड इनैक्टमेंट्स के बीच में, तो आपके इनैक्टमेंट्स हमेशा उससे जो है प्रिवेल करेंगे, यानी कि इनैक्टमेंट्स आपके सुपीरियर हो जाएंगे। दे ऑफन कंटेन डिटेल्स एंड फॉर्म्स फॉर वर्किंग आउट द पॉलिसी अंडरलाइंग द सेक्शंस ऑफ द स्टैट्यूट। जो सेक्शंस के लिए पॉलिसीज बनाई गई है, वो पॉलिसीज कैसे वर्क करेगी वो आपके इन स्केड्यूल्स के अंदर मेंशन होती है। फिर आता है सर रीड द स्टैट्यू एज अ होल, यानी कि स्टैट्यू को आप ऐसे पूरा जो है पूरा कंसिडर करो। तो एलिमेंट्री प्रिंसिपल क्या बनता है, यहाँ पे समझेंगे इसको क्या क्या कहना चाहिए। तो एलिमेंट्री प्रिंसिपल बनता है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टैट्यू इज टू बी मेड ऑफ ऑल इट्स पार्ट्स टुगेदर एंड नॉन ऑफ वन पार्ट ओनली। आप कंस्ट्रक्शन करो, पूरे स्टैट्यू का कंस्ट्रक्शन करो, किसी एक पार्ट का कंस्ट्रक्शन मत करो। कंस्ट्रक्शन यानी कि हम लोगों ने पीछे देखा कि ट्रू सेंस उसका समझो, उसको जो है आपके एक्सप्रेशन के बियॉन्ड जाकर के एनालिसिस करो, उसको इंटरप्रेट करो कि लेजिस्लेटर का क्या ट्रू सेंस था, ये हम लोगों ने समझा था कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो हम लोग वही बोल रहे हैं कि आप किसी एक पार्ट को उठा के कंस्ट्रक्शन मत करो, पूरे स्टैट्यू को एज अ होल कंस्ट्रक्ट करो, उसका पूरा होल मतलब समझो। रिलेवेंस क्या आता है, तो मस्ट बी रीड एज अ होल इन ऑर्डर टू ascertain द ट्रू मीनिंग ऑफ इट सेवरल क्लॉजेस एंड द वर्ड्स ऑफ ईच क्लॉज शुड बी इंटरप्रेटेड एज टू ब्रिंग देम इनटू हार्मोनी विद अदर प्रोविजंस। आपको बाकी प्रोविजन के साथ उसको हार्मोनी में लेकर आना है, यानी कंसिस्टेंट बनाना है, तो आप उसको उस तरीके से पढ़ो। तो ये जितने भी अभी तक हमने चीज़ें पढ़ी है, 11 चीज़ें, ये थे इंटरनल एड्स। अब आ जाते हैं हम लोग कुछ एक्सटर्नल एड्स के ऊपर पे। अगेन मैंने बताया जहाँ पे एम्बिग्यूटी आती तभी हम लोग ये एड्स को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इंटरनल देख लिया, अब आते हैं एक्सटर्नल के ऊपर पे। तो एक्सटर्नल एड टू इंटरप्रिटेशन या फिर कंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, हिस्टोरिकल सेटिंग होती है, कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट्स एंड प्रीवियस लॉ होते हैं, यूजेज हो गया अर्लियर एंड लेटर एक्ट्स एंड एनालॉगस एक्ट्स यानी कि सिमिलर एक्ट्स, डिक्शनरी डिफिनेशंस, यूज ऑफ फॉरेन डिसीजंस, ये सारे आपके एक्सटर्नल होते हैं। इनको भी समझेंगे क्या क्या चीज़ें होती है। तो सर आपका सबसे पहले आ जाता है हिस्टोरिकल सेटिंग के ऊपर। हिस्टोरिकल सेटिंग क्या होता है, तो हिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेज विच लीड टू एन इनैक्टमेंट। बेसिकली आपका इनैक्टमेंट क्यों बना, उसके पीछे की हिस्ट्री क्या थी, ये जरा आपका जो हिस्टोरिकल सेटलिंग होता है। इज ऑफ मच सिग्निफिकेंस इन कंस्ट्रक्टिंग एन इनैक्टमेंट। अगर आपको कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्ट बोल रहे हो उसको, कंस्ट्रूइंग एन इनैक्टमेंट, अगर आपको कोई भी इनैक्टमेंट को इंटरप्रेट करना, समझना है, तो आपके लिए हिस्टोरिकल उसके पीछे की हिस्ट्री क्या थी वो समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पर्पज़ क्या होता है सर हिस्टोरिकल सेटिंग का, तो नेसेसरी इन द अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड स्कोप एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द इनैक्टमेंट। आपके इनैक्टमेंट को, ऑब्जेक्ट को समझने के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। हिस्ट्री इन जनरल, पार्लियामेंट हिस्ट्री आप समझोगे, आपका पर्टिकुलरली हिस्ट्री इन जनरल आपको समझना, उसके अंदर पार्लियामेंट की हिस्ट्री आप इन पर्टिकुलर समझोगे। आपका इंस्टेंट स्टैट्यूट्स, पुराने स्टैट्यूट्स कैसे बनाए जा रहे थे, वो क्या थे, उसको आप समझोगे। तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर समझोगे हिस्टोरिकल सेटिंग के अंदर में। उसके बाद आपका जो अगला आ जाता है आपका एक्सटर्नल एड, वो आता है कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट्स एंड प्रीवियस लॉ। तो आप कंसोलिडेट करोगे आप जो स्टैट्यूट्स हो एंड प्रीवियस लॉ को, यानी कि अभी जो लॉ चल रहा है इससे पहले कौन सा लॉ था, उससे पहले कौन सा लाता, उसको सबको आप जो है एक साथ लेकर आकर के जो है कंसोलिडेट करोगे। द प्रीएम्बल्स टू मेनी स्टैट्यूट्स कंटेन एक्सप्रेशन सच एज एन एक्ट टू कंसोलिडेट द प्रीवियस लॉ। आपका जो एक यहाँ पे जो है इसके अंदर एक्सप्रेशन होता है आपके प्रीएम्बल्स के अंदर में, क्या कि एक एक्ट को आप कंसोलिडेट कर सकते हो आपके प्रीवियस लॉ के साथ में। इन सच अ केस द कोर्ट्स में स्टिक टू प्रिजम्पशन दैट इज नॉट इंटेंडेड टू अल्टर द लॉ। आप इस प्रिजम्पशन के साथ स्टिक करते हो कि आप लॉ को अल्टर नहीं कर रहे हो, बस कंसोलिडेट कर रहे हो। दे में सॉल्व डाउटफुल पॉइंट्स इन स्टैट्यूट विद द
एड ऑफ सच प्रिजम्पशन इन इंटेंशन रिजेक्टिंग द लिटरल कंस्ट्रक्शन। आप बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे एम्बिग्यूटी आ रही है, डाउट्स आ रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि यार ये लॉ जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा अधूरा रह गया है। जो पिछला वाला लॉ है इसको इसके साथ मर्ज करते हैं, इसको इसके साथ कंसोलिडेट करते हैं, क्योंकि प्रियम्बल के अंदर ये एक्सप्रेशन होता है कि आप कंसोलिडेट कर सकते हो। अब आप कंसोलिडेट कर रहे हो तो आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि डाउट्स आ रहे हैं, कुछ एम्बिग्यूटी आ रही है, लग रहा है कि यार ये जो करंट लॉ है थोड़ा सा इसके अंदर चीज़ें की कमियां है, इसको पिछले वाले लॉ के साथ अगर कंसोलिडेट कर देंगे तो ये पूरा बन जाएगा। तो इसके अंदर ऐसा नहीं कि आप करंट वाले लॉ को ये कर रहे हो, अल्टर कर रहे हो, बस उसके साथ आप थोड़ा सा जो है आप क्या कर रहे हो, उसको कंसोलिडेट कर रहे हो, दैट्स इट, जिससे आप जो है आपके जो डाउट्स वगैरह उनको सॉल्व कर सको। तो ये यहाँ पे कंसोलिडेटिंग एंड स्टैट्यूट्स एंड प्रीवियस लॉ हो गया। उसके बाद आते हैं यूजेज के ऊपर में। यूजेज क्या होता है, तो रिलेवेंस क्या होता है यूजेज का, तो वेयर द मीनिंग ऑफ द लैंग्वेज इन अ स्टैट्यूट इट्स डाउटफुल, आपका जो लैंग्वेज है वो डाउटफुल देखने को मिल रहा है आपको। यूजेज हेल्प्स इन हाउ द लैंग्वेज हैज़ बीन इंटरप्रेटेड एंड एक्टेड अपॉन ओवर अ लॉन्ग पीरियड, कैसे आपके सर उस लैंग्वेज को लोग इंटरप्रेट करते हुए आ रहे हैं ओवर अ पीरियड, ये आपको जो है यूजेज से समझ में आता है कि उसको यूज़ कैसे किया जा रहा है, उसको इंटरप्रेट किस तरीके से किया जा रहा है। मैं डिटरमाइन इट्स ट्रू मीनिंग, आपको ये ट्रू मीनिंग डिटरमाइन करने में मदद करते हैं। व्हेन अ लेजिस्लेटिव मेजर्स ऑफ अ डाउटफुल मीनिंग हैज़ फॉर सेवरल ईयर्स रिसीव्ड एन इंटरप्रिटेशन व्हिच हैज़ जनरली बीन एक्टेड अपॉन बाय द पब्लिक, पब्लिक जनरली इतने सालों से कैसे उसको मानते हुए आ रही है ना, आपको यूसेज वो बताता है। द कोर्ट शुड बी वेरी अनविलिंग टू चेंज द इंटरप्रिटेशन अनलेस दे सी कॉग्नेंट रीजंस फॉर डूइंग टू, अगर उनको वैलिड रीजंस लग रहे हैं, ठीक है, कि अपने को इसको जो है ये करना चाहिए, क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए हमारे जो इंटरप्रिटेशन को, जैसे हम आज इंटरप्रेट कर रहे हैं ऐसा हमको इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए, जो पहले के लोग इंटरप्रेट कर रहे थे हमको वैसा करना चाहिए। अगर कोर्ट को ऐसा वैलिड लगता है, ठीक लगता है, जस्टिफाइड लगता है, तो वो चेंज करेंगे, अगर उनको नहीं लगता है तो फिर वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे अपना इंटरप्रिटेशन करने का तरीके को चेंज। अर्लियर एंड लेटर एक्ट्स एंड एनालॉगस एक्ट्स, ये क्या होता है, तो डिफरेंस टू एनालॉगस एक्ट यानी कि डिफरेंट स्टैट्यूट्स दैट आर इन सिमिलर नेचर। हम लोग ने एनालॉगस का मतलब थोड़ी देर पहले नॉक्स्टर है सोइक्स में भी पढ़ा था, डॉक्ट्रिन ऑफ नॉक्स्टर एंड सोइक्स, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा बोल सकते हैं, समझ लेना। तो जहाँ पे आपके सर डिफरेंट स्टैट्यूज होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं नेचर में सिमिलर होते हैं। मे शैल बी कंस्ट्रक्टेड टुगेदर एज वन सिस्टम एंड एज एक्सप्लेनेटरी ऑफ ईच अदर, तो आप उसको कंसोलिडेट करके एक बना सकते हो। दे कैन बी यूज इवन दो दे मे बी मेड एट डिफरेंट टाइम्स, भले डिफरेंट टाइप से बने हो लेकिन आप उसको साथ में यूज़ कर सकते हो। और मैनी हैव रिपील्ड और मे हैव रिपील्ड एंड मे नॉट रिफरिंग टू ईच अदर, हो सकता है रिपील भी हो चुकी हो तो और एक दूसरे के साथ रिफर नहीं हो सकते, बट स्टिल आप उन दोनों को जो है क्या कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो। फिर आता है सर डिक्शनरी डेफिनेशन। डिक्शनरी डेफिनेशन में क्या सर, जो डिक्शनरी में डेफिनेशन दी रहती है वो सारी डेफिनेशन, यानी कि आपकी जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं उसके लिए आप डिक्शनरी में डेफिनेशन ढूंढते हो, जो पर्टिकुलर लॉ के टर्म्स होते हैं ना उसके लिए आप जाके डिक्शनरी डेफिनेशन को रिफर करते हो। तो फर्स्ट रिफर टू एक्ट इन क्वेश्चन टू फाइंड आउट इफ एनी पर्टिकुलर वर्ड और एक्सप्रेशन इज डिफाइंड। पहले तो आप एक्ट को देखो, एक्ट के अंदर कोई वर्ड या फिर एक्सप्रेशन को डिफाइन किया तो वो आपके लिए जो उसकी डेफिनेशन बन जाती है। इफ वर्ड्स इज नॉट डिफाइंड इन एक्ट इटसेल्फ, अगर एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया तो आप डिक्शनरी में जाओ और डिक्शनरी में जाके कॉमन मीनिंग को जो है कंसिडर आप कर सकते हो। टेक्निकल टर्म्स को हमेशा आपको टेक्निकल डिक्शनरीज के अंदर जो है रिफर करना चाहिए। और जुडिशियल डिसीजंस के लिए लेइंग डाउन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स विल हैव ग्रेटर वेट देन द मीनिंग फर्निश्ड बाय डिक्शनरीज, तो आपके जुडिशनल डिसीजंस है और उसके चलते कोई हमको जो है डेफिनेशन मिल रही है रादर देन डिक्शनरीज की डेफिनेशन, तो हमारे लिए जुडिशियल डिसीजंस जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर आता है सर हमारे लिए आखिरी पॉइंट जो कि रहता है सर यूज़ ऑफ फॉरेन डिसीजंस, कि आपको फॉरेन डिसीजंस को यूज़ करना चाहिए कि नहीं, जो फॉरेन कोर्ट से जो डिसीजन आते हैं, फॉरेन डिसीजंस ऑफ कंट्रीज फॉलोइंग द सेम सिस्टम ऑफ जुरिस्डिक्शन टू एज आज, अगर हमारे सेम जुरिस्डिक्शन के लेकर के बाहर कुछ जो है मैटर हुआ है जिनका डिसीजन हम लोग रिफर कर सकते हैं हमारे केस को सॉल्व करने के लिए, एंड गिवन ऑन लॉज सिमिलर टू आज, और हमारे लॉज से सिमिलर है वो डिसीजंस, कैन बी यूज फॉर इंटरप्रिटेशन, तो आप उसको इंटरप्रिटेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। प्राइम इंपॉर्टेंस इज ऑलवेज टू गिवन टू द लैंग्वेज ऑफ इंडियन स्टैट्यू, आपको हमेशा जो पहला प्राइम इंपॉर्टेंस देना है वो आपके इंडियन स्टैट्यू की जो लैंग्वेज है उसको देना है। अगर आपको उससे कुछ इंटरप्रिटेशन करने में दिक्कत आ रही है और फॉरेन लॉ हमारे लॉ के साथ कोई थोड़ा बहुत मैच खाता है तो फिर आप उसको जो है फॉरेन डिसीजंस को भी जो है यहाँ पे रिफर कर सकते हो। इसी के साथ पूरा का पूरा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट एक्ट मेरे ख्याल से 1.5 घंटे के अंदर अपन ने कवर किया हुआ है। 90 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली मेरे को लगे हैं इसको कवर करने में, लेकिन इन नोट्स को बनाने में और पूरा कुछ समराइज़ करने में मेरे को 3 दिन लग गए। 3 दिन मैंने बहुत ज़्यादा दिमाग मारी की, नोट्स बनाए, एक एक मीनिंग को यहाँ पर मैंने बैठ करके समझा ताकि मैं आपको यहाँ पर आके समझा सकूँ। अब फाइनली आप जाकर के वीडियो के नीचे जो है कमेंट कर सकते हो कि आपका नज़रिया इस एक्ट को देखने का बदला नहीं बदला, क्या आपको इसका आउटकम निकला, प्लीज़ मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे तो आप वहाँ से रिफ़र कर सकते हो। आई होप आपको एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे समझा रहेगा।
एंड मैंने मेरी पूरी कोशिश की आपको जितना बेस्ट वे में समझा सकूँ मैंने समझाया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, इस लेक्चर को देख रहे हो, तो बहुत बहुत थैंक यू। कमेंट ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना, बिकॉज जनरली बच्चे इसको ड्रॉप करने को देखते हैं। 15 से 20 मार्क का वेटेज है, मैं खुद भी इसको ड्रॉप करने को देखता है, लेकिन 15 से 20 मार्क का वेटेज जब मैंने देखा इसका है तो मैंने सोचा इसको कवर करना तो बनता है। और देखा आपने कितने आसानी से मैंने सारा कुछ आपको समझा दिया और कितने आसानी से अपन ने इसको सारा कुछ कवर कर लिया। तो ईजी है, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर मेरे को, मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि जो अपने को समझ में नहीं आएगा। जितना था मैंने आपको पूरा सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया। यूट्यूब पे आई डोंट थिंक इतने इजीली, लाइक बहुत सारे एक्सपीरियंस फैकल्टी है, उन्होंने डेफिनेटली कुछ कंटेंट अगर प्रोवाइड किया रहेगा तो मेरे ख्याल से दर्शन खरे सर उन्होंने प्रोवाइड किया था, मैंने थोड़ा सा उनका भी लेक्चर देखा था, तो उधर से भी मेरे को थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन करने में हेल्प मिली। तो वो मैंने देखा था, तो आपको चाहिए तो आप उनका भी लेक्चर देख सकते हो। बट मेरे ख्याल से मतलब मैंने भी एफर्ट्स लिए, मतलब मैं इतना बोलना चाहता हूँ बस, मैंने भी एफर्ट्स लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़रूर अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना, टेलीग्राम ग्रुप्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, जिधर तुम्हारे दोस्त मिले उनको शेयर करना। बोलना भाई ये इंटरप्रिटेशन को जिस हिसाब से तुम इंटरप्रेट कर रहे थे, ये वो वाला इंटरप्रिटेशन तुम्हें नहीं करना चाहिए। तुम जो है ये बंदे का वीडियो देखो, तुम्हारा जो नज़रिया है इसको देखने का डेफिनेटली बदलेगा। ज़रूर बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, लाइक ज़रूर से करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में। टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, और मिलता हूँ अगली वीडियो में, ठीक है? टेक केयर।